जी अस्सलाम वालेकुम। सी फैब 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का लेक्चर है हमारा कोड ऑफ एथिक्स लेक्चर नंबर 2 रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स 24 और ये लेक्चर हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं समर 26 अटेम्प्ट के लिए। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स का फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या सीखा था, उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ द कोड ऑफ एथिक्स सीखा था कि कोड ऑफ एथिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस पार्ट में किस चीज़ की डिस्कशन हुई है, ब्रीफली हमने ये देखा था और कौन सा पार्ट खास तौर पे हमारे सिलेबस के लिए रेलिवेंट है और कौन सा पार्ट रेलिवेंट नहीं है। इसके बाद दूसरी अहम चीज़ जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखी थी वो थी डेफिनेशन। उम्मीद है आपने डेफिनेशन रीड कर ली होगी और आपको समझ आ गई होगी कि उन्हीं डेफिनेशन की एप्लीकेशन के स्टडीज़ में वो टेस्ट करेगा ICAP, तो डेफिनेशन का समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अब चलते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी सीख लिया था कि हमारे सिलेबस में जो अहम सेक्शंस हैं वो कौन से हैं जो सिलेबस में हमारे एग्जामिनेबल हैं। 100, 300 और सेक्शन 1, 3 और 4A ये सेक्शन थे। आज हम सेक्शन 1 उसको कवर करेंगे, सेक्शन 300 को कवर करेंगे। सेक्शन 300 हमारा कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 300 में प्रोबेबली जो सबसे अहम कंसेप्ट है वो हमारे इंशाल्लाह आज डिस्कस हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर का हमारा टारगेट क्या है, सेक्शन 100 कंप्लीट करना है कोड ऑफ एथिक्स का, सेक्शन 300 कंप्लीट करना है हमने, और सेक्शन 310 में जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम कवर करेंगे। फिर आपको रीडिंग असाइनमेंट दी जाएगी। रीडिंग असाइनमेंट नोट कर लीजिए। कोड ऑफ एथिक्स में से सेक्शन नंबर 410 से लेके 525, 410 से पहले भी कुछ पैराग्राफ हैं, सेक्शंस हैं, वो नहीं आपने रीड करने। 525 के बाद भी कुछ हैं, वो नहीं रीड करने। ये 410 से 525 की ये रीडिंग असाइनमेंट में मैं वो चीज़ें आपको रीडिंग के लिए दे रहा हूँ जो कैफ लेवल में आप कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यानी समझ लीजिए इन सेक्शन में ज़्यादातर जो कंटेंट है ये वो कंटेंट है जो आप कोड ऑफ एथिक्स का हिस्सा है, जो आप कैफ लेवल पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग असाइनमेंट होगी ताकि रिफ्रेश हो जाए। उसको फिर हम थोड़ा सी फैप लेवल पे उसके में जो डिस्कशन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सपेंड करेंगे। तो आपकी आज के लेक्चर के बाद अभी नोट कर लीजिए, शायद एंड में मैं बताना भूल जाऊं। रीडिंग असाइनमेंट ये होगी कि जो सेक्शन मेंशन किए हैं इनको आपने स्टेप नंबर 1, अगर आपके पास कैफ लेवल की बुक्स या मटेरियल है तो कैफ लेवल का कोड ऑफ एथिक्स आपने रीड कर लेना है सारे का सारा। उसमें आपको याद होगा जो डिफरेंट सिचुएशन होती थी वो वो फाइनेंशियल इंटरेस्ट वाली, लोन वाली, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप वाली, गिफ्ट्स वाली, वो सारा कोड ऑफ एथिक्स की जितनी भी सिचुएशंस थी वो सारी आपने रीड करनी है। आपके पास जो भी कैफ लेवल का नोट्स या स्टडी मटेरियल मौजूद है, ठीक है। इन केस वो मौजूद नहीं है या आपने रीड कर लिया है तो स्टेप नंबर 2 में जो ये पहले वाली तो ऑप्शनल एक्टिविटी है, स्टेप नंबर 2 में जो काम आपने लाजमी करना है वो करना है कि रीडिंग असाइनमेंट करनी है, क्योंकि आज है फ्राइडे इवनिंग और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा मंडे इवनिंग को। तो इन 2 दिनों में आपने क्या करना है, सेक्शन नंबर 410 और 5 से लेके 525 तक पैराग्राफ की रीडिंग करनी है। क्लियर? तो फिर से क्या करने जा रहे हैं आज हम, सेक्शन 100 स्टडी करेंगे, 300 और 310, और ये जब लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपने हो सके तो कैफ लेवल के स्टडी मटेरियल को पहले आपने रीड करना है, और अगर उसको रीड नहीं करना या कर लिया है तो फिर आपने क्या करना है, कोड ऑफ एथिक्स के सेक्शन 410 से 525 की रीडिंग करनी है। आइए अब ज़रा चलते हैं हम अपने कोड ऑफ एथिक्स की तरफ। अच्छा, इसमें तरीकाकार क्या होगा कोड ऑफ एथिक्स को कवर करने का? पहली चीज़ ये कि ये मैंने आपको बताया आपके सिलेबस में प्रोबेबली वाहिद टॉपिक है जिसको मैं ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स से पढ़ा रहा हूँ, वरना बाकी के जो टॉपिक्स हैं हमने वो नोट्स से स्टडी किए हैं। पढ़ाने की रीज़न ये है कोड ऑफ एथिक्स है क्योंकि ये कोड ऑफ एथिक्स में जो टेस्टिंग करता है इसमें ओपन बुक स्टाइल में कोड ऑफ एथिक्स काम आ जाता है हमारे। ठीक है, तो आपने अपने आप को कोड ऑफ एथिक्स के साथ कंफर्टेबल करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एंड में एक समरी भी आपको दे दूं कि कोड ऑफ एथिक्स के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उन सेक्शन किस सेक्शन में क्या कंसेप्ट डिस्कस हुआ है। एक समराइज्ड फॉर्म के नोट्स भी आपके साथ कोशिश करूंगा कि मैं शेयर कर दूं, लेकिन आपने अपने आप को लाजमी कंफर्टेबल बनाना है ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स के साथ कि अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके सामने कोड ऑफ एथिक्स हो, आप उसको उसमें से सर्च कर सकें। तो स्टाइल क्या होगा इसमें, कोड ऑफ एथिक्स में से हम रीडिंग करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स के जो डिफरेंट सेक्शंस है, पैराग्राफ है, वो हम वन बाय वन गो थ्रू करते जाएंगे। इनमें मैंने मार्क किया हुआ है कि कौन से वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ साथ हाईलाइट करवाता रहूँगा कि ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपने उसको मार्क करना है
और फिर उसके बाद ये इंश्योर करना है कि वो पैराग्राफ आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। बाकी के पैराग्राफ जो मैं मार्क नहीं करवाऊंगा आपको, वो पढ़ना लाजमी नहीं है। टाइम हो तो आप रीड कर लीजिए, अगर टाइम नहीं है आपके पास, जैसे अगर आपकी अटैम्प्ट जून में है समर, तो फिर आपके पास टाइम नहीं है, फिर आपने वो जो पैराग्राफ मैं मार्क नहीं करवा रहा आपने रीड नहीं करने, सिर्फ वही रीड करें जो कि मार्क करवाऊंगा मैं। स्टार्ट करते हैं जी, तैयार हैं? चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स ओपन किया हमने, ये चीज़ें छोड़ देनी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इनमें से। आगे चलें, ये थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। आगे चलते हैं। हाउ कोड ऑफ एथिक्स, ये मैंने ज़बानी कलाम में बता दिया है, इसमें से कुछ भी आपने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर ख़ास तौर पे आपकी जून में अटैम्प्ट है। नहीं पढ़ना, गोली मारे, छोड़ें। पार्ट्स बता दिए हुए हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, डिटेल में हम आगे ज़ाहिर है पढ़ेंगे, छोड़ दें इसको भी। हाँ, ये एक चेकलिस्ट आपके सामने इस वजह से होनी चाहिए कि अगर आपने कभी किसी टॉपिक को ढूंढना हो तो आपको बताओ ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसमें सारे टॉपिक मेंशन्ड है जो हमने स्टडी करना है, वरना ज़ाहिर इनमें कंसेप्ट कोई नहीं है। फॉरवर्ड छोड़े, प्रीफेस कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। पार्ट 1 के उसने अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बताए हैं, यानी स्ट्रक्चर इसका ये समझे कि पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट था ये कंप्लीट था, सारा कंप्लीट पूरे कोड ऑफ एथिक्स का, पार्ट 1 का भी, पार्ट 2 का। अब करेगा क्या, जब पार्ट 1 शुरू होगा तो वो इस सारे को काट के पार्ट 1 के स्टार्ट में दोबारा बता देगा। जहां पार्ट 1 स्टार्ट होगा तो पार्ट 1 का टेबल ऑफ कंटेंट्स उसके स्टार्ट में दोबारा छाप देगा। पार्ट 2 स्टार्ट होगा तो पार्ट 2 के स्टार्ट में दोबारा उस कंटेंट को रिप्रोड्यूस कर देगा। तो ये हमारा सेक्शन पार्ट 1 है। पार्ट 1 में सेक्शन 100 डिस्कस हुआ है, पार्ट 2 में सेक्शन 200 डिस्कस हुआ है, पार्ट 3 में सेक्शन 300 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। और 4 में कौन से वाला डिस्कस हुआ? 400, शाबाश। लेकिन साथ ही 500 भी है, साथ ही 600 भी है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सेक्शन 100 स्टडी करने जा रहे हैं। ज़रा मुझे बताइए इसमें क्या क्या कंसेप्ट डिस्कस होंगे। इसमें वो डिस्कस करेगा सेक्शन 100 में कंप्लाइंग विद द कोड, आपको कोई बेसिक असूल बताएगा कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करने का। फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल बताएगा जो आप कैफ लेवल पे भी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंप्लीटनेस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। और फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बताएगा। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब ये कि आपने प्रैक्टिकली कोड ऑफ एथिक्स को कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशन में, एक जनरल रूल बताएगा, ठीक है, अप्रोच बताएगा आपको ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में। तो आइए आगे चलते हैं। अच्छा, अब मेरे पास जो कोड ऑफ एथिक्स है उसमें मैंने मार्क किया हुआ है कि कौन कौन सा पैराग्राफ अहम है, किस पैराग्राफ को कैसे करना है। तो मैं जैसे जैसे आपके साथ डिस्कशन करूंगा वैसे वैसे पैराग्राफ की मार्किंग भी करवाता जाऊंगा। तो इस वक्त है हम सेक्शन 100 में। सेक्शन 100 में ये रूटीन की चीज़ें हैं, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, ये जो सेक्शन रिक्वायरमेंट है 100.5A1 और 100.A2, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें आपको क्या बता रहा है कि इस कोड ऑफ एथिक्स में जितने भी पैराग्राफ होंगे ना, इनके नंबरिंग होगी। जैसे ये नंबरिंग है, इनमें से कुछ नंबर होंगे जो पैराग्राफ नंबर, उनके स्टार्ट में R लिखा होगा, और कुछ पैराग्राफ होगा जिनके साथ A लिखा होगा। R का मतलब रिक्वायर्ड, यानी ये वो मेन रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने काउंटिंग स्टैंडर्ड में भी देखा होगा कि वो बोल्ड करके रिक्वायरमेंट को बोल्ड करता है और उसके बाद रेगुलर फॉन्ट साइज में एक्सप्लेनेशन देता है। इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ऑडिट में लेकिन उसने रिक्वायरमेंट्स को अलग रखा होता है और एप्लीकेशंस को अलग रखा होता है। आपको याद होगा ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड जो हैं उनमें भी जो डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं उनको दो हिस्सों में उसने क्लासीफाई किया हुआ है, एक रिक्वायर्ड और एक एप्लीकेशन पैराग्राफ। रिक्वायर्ड वाले सारे इकट्ठे हैं और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स जब खत्म हो जाती है उसके बाद एप्लीकेशन पैराग्राफ अलग है और उसने उन दोनों को क्रॉस रेफरेंस किया हुआ है। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर ये है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। पैराग्राफ इसमें भी उसने दो टाइप्स में क्लासीफाई किए हैं, एक वो जो रिक्वायर्ड है और दूसरे वो जो
एप्लीकेशन है, एक्सप्लेनेटरी है, एप्लीकेशन है। लेकिन इसमें उसने तरतीब क्या रखी है कि पहले रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल, फिर उसके बाद उस रिक्वायर्ड पैराग्राफ के एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ, एप्लीकेशन पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट रिक्वायर्ड पैराग्राफ, फिर उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पैराग्राफ। ठीक है, यानी उसने मिक्स कर दिया है रिक्वायर्ड और एप्लीकेशन पैराग्राफ को, दो अलग अलग सेट नहीं बनाए जैसे कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में बनाए थे। तो यहाँ पे मुझे बताइए ये कोड डिजाइन लेटर आर और ए, ये समझ आ गया दोनों में। अच्छा फिर मुझे बताइए इस पेज में ये क्या कोई आपको रिक्वायर्ड पैराग्राफ रिक्वायरमेंट, मेजर रिक्वायरमेंट नजर आ रही है? क्या है वो, कौन सी रिक्वायरमेंट है? 100.6। यहां पे क्या कह रहा है? ए चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल कंप्लाई विद कोड। ये जो कोड ऑफ एथिक्स है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए लाजमी है, मे नहीं शल, लाजमी कंप्लाई करेगा इस कोड ऑफ एथिक्स को, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन बता रहा है। ठीक है, जैसे एक्सप्लेनेशन में ये बता रहा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट, अभी एप्लीकेशन पैराग्राफ में आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने आपने सिर्फ समझना सिर्फ यही दो पैराग्राफ का जो मैंने हाईलाइट किया, 100.5.A1 और A2, ये दो पैराग्राफ। अच्छा नीचे एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? मेन रिक्वायरमेंट क्या है? कोड ऑफ एथिक्स को कंप्लाई करना है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है? फॉर एग्जांपल कि अगर कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट्स में कंफ्लिक्ट हुआ तो लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रिवेल करेगी, उसकी बात माननी है। फिर एक और एप्लीकेशन पैराग्राफ है इसी रिक्वायरमेंट का, क्या कि अगर कभी कोड ऑफ एथिक्स ही की एक रिक्वायरमेंट कोड ऑफ एथिक्स ही की दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ कंफ्लिक्ट हुई, फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हुआ थ्योरेटिकली, तो फिर आप प्रैक्टिकली ऐसा हुआ तो आपने क्या करना है? फिर आपने इंस्टीट्यूट से या जो दूसरी डिफरेंट प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सीनियर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन करनी है कि ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। ठीक है, ये जनरल डिस्कशन उसने किया। तो इस पैराग्राफ में उसने हमें क्या बताया? आर और ए का मतलब क्या है? रिक्वायर्ड पैराग्राफ रिक्वायरमेंट, आर फॉर रिक्वायरमेंट और ए फॉर एप्लीकेशन या एक्सप्लेनेशन। चलिए जी इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है 110 में, ये बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है 110.1A1, ये पैराग्राफ अहम है। इस पैराग्राफ में उसने क्या किया है? हमें 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स बताए हैं। आपको याद होगा ये हमने कैफ लेवल पे भी स्टडी किए थे। 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स कौन से हैं? जैसे इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल। इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, ऑनेस्ट रहो, सच बोलो, क्लाइंट्स के साथ कमर्शियल डीलिंग्स में किसी के साथ झूठ ना बोलो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है? अपना काम, जो भी टास्क आपने परफॉर्म करना है वो बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी बायस के, बगैर किसी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के परफॉर्म करो। ठीक है, ये बायस क्या होता है? बायस का मतलब ये है कि आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी स्पेसिफिक साइड को, किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को ज्यादा वेटेज दे दीजिए, ज्यादा वेटेज दे दें, तो इसको हम कहते हैं बायस। ठीक है, आगे चल के वो बायस की डिस्कशन करेगा। ये बायस और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? बायस का मतलब क्या है? जैसे नॉर्मल हम कंटेक्स्ट में बोलते हैं, बायस का मतलब ये है कि जैसे मैं इस माइंडसेट के साथ जाऊं क्लाइंट में कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सारे के सारे ही कॉम्पिटेंट होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सारे के सारे अच्छा काम करते हैं, तो मैं जिस क्लाइंट में जा रहा हूं वहां पे अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो मैं उसको काम को ज्यादा डिटेल में चेक नहीं करूंगा। ये मैं क्या किया? ये मैं बायस्ड हो गया। कहता है ये बायस नहीं होना आपने। ठीक है, ये बायस की आगे एक्सप्लेनेशन इस दफा हमारे सिलेबस में ऐड हुई है, हमारे कोड ऑफ एथिक्स में ऐड हुई है। जो मेजर चेंजेस हुई हैं कोड ऑफ एथिक्स में, उसमें एक बायस की टाइप्स भी उसने इंक्लूड की है। ये आज के लेक्चर में हमने डिटेल में इन टाइप्स को स्टडी करना है। ठीक है, और कंफ्लिक्ट यानी इंसान जब न्यूट्रल ना हो, किसी एक पोजीशन की तरफ, किसी एक पर्सन की तरफ उसका झुकाव हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायस। और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि मेरा इंटरेस्ट और मेरे क्लाइंट का इंटरेस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए। यानी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मैं प्रोफेशनल हूं, आप क्लाइंट्स हैं मेरे, तो मेरे इस क्लाइंट का और मेरा आपस में
कंपटीशन हो जाए, यानी अगर मैं अपना फायदा सोचूं तो इसका नुकसान हो जाए। ऐसी सिचुएशन जिसमें अगर मेरा फायदा होता है तो इसका नुकसान होगा, और अगर इसका फायदा होता है क्लाइंट का तो फर्म का या इंडिविजुअल का नुकसान होगा। इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब कब अराइज होगा? जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का पर्सनल इंटरेस्ट और किसी क्लाइंट का इंटरेस्ट आपस में उनके मफादात का टकराव होगा, आपस में कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। और दूसरी एग्जांपल क्या है? जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं, दो क्लाइंट्स का, उसके दोनों क्लाइंट्स का, दो क्लाइंट्स और दोनों का आपस में कोई कन्फ्लिक्ट अराइज होगा कि एक का फायदा करे दूसरे का नुकसान है, दूसरे का फायदा करे पहले का नुकसान है। यह है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम पैराग्राफ है। बायस, उसकी टाइप्स भी और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी। बायस किस वजह से अहम है? इस दफा रिवीजन हुई है तो उसने उस टॉपिक को ऐड किया है कोड ऑफ एथिक्स में। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस वजह से अहम है? क्योंकि पास्ट पेपर में ये बार बार टेस्ट होता रहा है। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस और या अनड्यू रिलायंस है, ये रूटीन का पॉइंट है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कंपीटेंस एंड ड्यू केयर का मतलब क्या है? कि हमने कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है, क्लाइंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हमने उसके लिए जो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉलेज जरूरी है, स्किल जरूरी है, वो हमने अटेन भी करें और मेंटेन भी करें। कॉन्फिडेंशियलिटी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है? कि हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स की कंप्लायंस करनी है, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे लोगों की नजरों में हमारा प्रोफेशन बदनाम हो, क्योंकि हम अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। हम में से हर एक प्रोफेशन को, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करना जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू गलत हो। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? ये मैंने इसलिए थोड़ा सा अभी डिस्कस करना छोड़ दिया था कि ये अहम है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है? कि हम जब प्रोफेशनल सर्विस अपने किसी भी क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे होंगे तो उस सर्विस में क्लाइंट से हमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमें अपनी सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हुए क्लाइंट ने हमें बता दी। ठीक है, जैसे एक डॉक्टर होता है ना, अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा होता है, तो उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है उस ट्रीटमेंट के दौरान में जो आम लोगों को नहीं पता होती, तो क्या उसे अपने पेशेंट की बातें आम लोगों को बतानी चाहिए? लोगों को डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। उसी तरह हम भी, अगर हमें प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हुए अपने क्लाइंट के बारे में जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिली, हमने किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी। लेकिन इसमें सबसे अहम पॉइंट ये है कि इसकी कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ सिचुएशन में डिस्क्लोज कर सकते हैं। वो कौन सी सिचुएशन है, कब डिस्क्लोज करते हैं, वो हम स्टडी करेंगे। तो इस सेक्शन 110 में जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है 110.A1। ये पैराग्राफ पूरा आपने रीड करना है, इसको टिक कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे 110 के बाद जो 111, 12 ऑनवर्ड पैराग्राफ है ना, ये उसने हर फंडामेंटल प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया है। जैसे 110 में उसने बताया 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब 111 में क्या कर रहा है? इंटेग्रिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें आपने सिर्फ 111.1 इस पैराग्राफ को सिर्फ रीड करना है, बाकी नीचे वाले ये पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें क्या कहते हैं? कंप्लाई विद प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 111.2, इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है। इसमें क्या कह रहा है? इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल क्या रिक्वायर करता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, सच बोलना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हर वो इंफॉर्मेशन जो गलत है, जो आपको पता चले कि या तो वो गलत है या वो मिसलीड कर रही है, गलत कंक्लूजन पे पहुंचा रही है, अपने आप को उससे अलग कर देना है। ठीक है, हर वो इंफॉर्मेशन जो गलत हो, जो लापरवाही से बनाई गई हो, जिसको पढ़ के लोग गलत कंक्लूजन पे पहुंचे, हमने एज प्रोफेशनल अपने आप को उससे अलग कर लेना है। जैसे अगर हमें टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हुए, क्लाइंट पे की बिहाफ पे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हुए पता चले कि इस टैक्स रिटर्न में तो गलत इंफॉर्मेशन है, तो क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। क्लाइंट अगर हमें कहे भैया मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर दो, मेरी, ये भी एक सर्विस है ना, एश्योरेंस सर्विस नहीं है, नॉन एश्योरेंस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर। अच्छा, प्रिपेयर करने के दौरान हमें कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट सामने आए जो क्लाइंट कहे नहीं मैंने करेक्ट नहीं करनी, तुम छोड़ो इस बात को, तुम बस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। यही वो कह रहा है कि हमने अपने आप को एज प्रोफेशनल किसी ऐसी स्टेटमेंट के साथ अटैच नहीं करना, इंफॉर्मेशन के साथ, रिपोर्ट के साथ अटैच नहीं करना जो हमें पता चल जाए कि गलत है, लापरवाही से बनाई गई है, इसको पढ़ के लोग गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे।
ये कहना चाह रहा है। फिर इसके बाद ये असल में ये कंसेप्ट जो है ना, थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको डिटेल में डिस्कस किया, ये जो हमारी कंपाइलेशन इंगेजमेंट है ना, उससे रिलेट करता है। कंपाइलेशन इंगेजमेंट में भी एक कंसेप्ट आपको याद होगा अगर आपने स्टैंडर्ड कवर कर लिया हुआ है रिलेटेड सर्विसेज में से, कि अगर क्वेश्चन भी आई कि आपने 2-3 दफा पूछा है कि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और उसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट कोई आपके सामने आ गई है तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इसी बहाने से उस कंसेप्ट को भी रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 112 ऑब्जेक्टिविटी, उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्टिविटी में बायस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये दोनों कंसेप्ट्स हमने एग्जांपल के साथ आगे डिस्कस करने हैं और इनकी एग्जांपल्स बहुत अहम हैं। 113 ये भी बता दिया आपको। इसमें 113.1 सिर्फ ये पैराग्राफ रीड कर लें, बाकी रीड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 113.2 ये पैराग्राफ, इसको टिक करें, ये पैराग्राफ आपने रीड करना है। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ कि वो खुद प्रोफेशनल कंपिटेंट हो, ठीक है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि जो टीम उसके अंडर काम कर रही है उसमें भी कंपिटेंस को, ड्यू केयर को इंश्योर करना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग सुपरविजन करना, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे मैंने फर्ज कीजिए अगर स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो मुझे खुद भी कंपिटेंट होना पड़ेगा और मेरे साथ जो टीम काम कर रही है उसको भी कंपिटेंट। अगर टीम कंपिटेंट नहीं है तो ये भी किसकी गलती मानी जाएगी? मेरा कसूर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पैराग्राफ 113.2 ये कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल टेक रीजनेबल स्टेप्स टू इंश्योर दैट दोज वर्किंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी अंडर द अकाउंटेंट्स अथॉरिटी हैव एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। यही वजह है कि जो जूनियर गलती करता है तो एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए सजावार कौन सा होता है? भला मुस्तहिक कौन होता है सलाह का? पार्टनर, उसकी जिम्मेदारी थी ये पैराग्राफ। नेक्स्ट है जी कॉन्फिडेंशियलिटी। अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी इसको भी टिक कर लीजिए 114.1, और ये सिचुएशन आपने सारी तसल्ली के साथ रीड करनी है, ये सारी सिचुएशन, ठीक है, जो कि है 114.1। यहां पे वो बता रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल, इसको मैं डिस्कस करूंगा। कह रहा है यहां पे मेन कंटेक्स्ट क्या चल रहा था भला, कि हमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मिले तो हमने आगे डिस्क्लोज नहीं करना। अब ये उसकी कुछ आपको फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, रिक्वायरमेंट। कह रहा है अकाउंटेंट शैल बी अलर्ट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट को अंडरलाइन कर लें। क्या कह रहा है? भैया आपने घर में भी गए ना आपने, तो आपने ऑफिस के मैटर्स को घर वालों के साथ डिस्कस नहीं करना, सोशल एनवायरनमेंट में अलर्ट रहना, इमीडिएट या क्लोज फैमिली मेंबर के साथ डिस्कशन नहीं करनी प्रोफेशनल मैटर्स के। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द फर्म आर एम्प्लॉय। विद इन द फर्म का मतलब क्या है? कि भाई अपनी ही फर्म के अंदर जो दूसरे लोग हैं जो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, उनको भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं बतानी है। देख रहा कितनी सख्ती कर रहे हैं, घर वालों को भी नहीं बतानी। फर्म के अंदर जो दूसरे कोलीग है, जो हमारी टीम के जो लोग हैं उनको बता सकते हैं, जो एंगेजमेंट टीम का हिस्सा है, लेकिन टीम के बाहर के लोगों को भी डिस्कस नहीं कर सकते। फिर मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और एम्प्लॉई। कह रहे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट का मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को अंडरलाइन करें, ऐसा क्लाइंट जो आपके पास सर्विस लेने के लिए आया, आपने एक्सेप्टेंस प्रोसीजर परफॉर्म किया, आपको उसकी कुछ खुफिया बातों का पता चला, जिसके नतीजे में आपने कहा मैंने इस क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं करना, तो क्या वो जो खुफिया बातें हैं क्लाइंट को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको पता चली आपको लोगों को बता देनी चाहिए? नहीं। याद रखें यहां पे वो पता है क्या कह रहा है? कह रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल सिर्फ आपके करंट क्लाइंट पे अप्लाई नहीं होता, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल आपके पास क्लाइंट पे भी अप्लाई होता है। यानी अगर जो क्लाइंट आपको छोड़ के चले गए, आप किसी दूसरी फर्म से ऑडिट करवा रहे हैं, सर्विस ऑब्टेन कर रहे हैं, आपने उनकी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना। और ऐसे क्लाइंट जो आपके प्रोस्पेक्टिव थे, अंदाजा था कि वो आपके पास आए थे सर्विस हासिल करने के लिए, लेकिन किसी वजह से आप सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सके, उनकी अब वो आपके क्लाइंट नहीं है हमारे ऑफिशियली, लेकिन उनकी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी। करंट की तो नहीं करनी, बिल्कुल ही नहीं करनी। जो आपके एक्सपेक्टेड थे, फ्यूचर में हो सकते थे, उनकी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, और जो पास्ट में थे, इसका मतलब एक दफा जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई, अब वो हमारे साथ कब्र तक जाएगी, हमने किसी को डिस्क्लोज नहीं करना। प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट अंडर। फिर इसके बाद क्या कह रहा है? नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस फर्म विदाउट प्रॉपर, हाँ, अनलेस, ये अंडरलाइन करें, विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी
अनलेस देयर इज लीगल और प्रोफेशनल ड्यूटी। अरे यहां पे ये बता रहा है कि आपके पास जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी जब तक कि विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी, जब तक कि क्लाइंट खुद ऑथोराइज ना कर दे। ये आपको एक्सेप्शन बता रहा है। हम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कब डिस्क्लोज कर सकते हैं? नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं करनी, लेकिन अगर क्लाइंट ऑथोराइज कर दे फिर डिस्क्लोज करना है, या दूसरा केस जब लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी हो हमारी तब डिस्क्लोज करना है। अब ये लीगल या प्रोफेशनल ड्यूटी कब होगी आगे चल के वो एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट इसके बाद रिलेशनशिप हैज एंडेड, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसको अंडरलाइन कर रहे हैं कि रिलेशनशिप एंड हो जाए उसके बाद तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं, फिर भी नहीं कर सकते। टेक रीजनेबल स्टेप्स, तो अकाउंटेंट्स दैट पर्सोनल अंडर, हाँ ये भी अगेन पर्सोनल अंडर अकाउंटेंट्स कंट्रोल, इसको भी अंडरलाइन करें। जैसे प्रोफेशनल कंपिटेंस में था ना कि कंपिटेंस चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूरी करनी है और जो उसके अंडर टीम काम करी है उसको भी, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंशियलिटी में भी सेम कंसेप्ट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई उसने भी उसको भी कॉन्फिडेंशियल रखना है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर जो लोग काम कर रहे हैं अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसके जो अंडर लोग काम कर रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने तक रखे, उसको भी मिस यूज या डिस्क्लोज ना करें। ये देखा, इसका मतलब है आप लोगों का काम इतना भी इजी नहीं होता। आप लोग बेसिकली अपने मैनेजर अपने पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हो। आप लोगों की एक गलती उसका नुकसान किसको होगा? आपके मैनेजर आपके पार्टनर को। नेक्स्ट यहां पे वो बता रहा है, यहां पे उसने बताया कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कब कब किस किस सिचुएशन में अप्लाई होता है। पैराग्राफ को समझे, इस पैराग्राफ का स्कोप क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल किस किस सिचुएशन में अप्लाई होता है। और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसको भी टिक लगाएं, 114.1A1, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें ए बी और सी, सिर्फ ये एग्जांपल्स आपने पढ़नी है, ए बी सी। ये एग्जांपल्स क्या है, ये वो सिचुएशन है जिनमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। इनमें वैसे तो आप तसल्ली से सारी पढ़ दीजिएगा, ये कैफ लेवल वाली हैं, लेकिन एक एग्जांपल मैं खास तौर पे आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि वो केस स्टडी में भी यूज होती है और एक और हमारा स्टैंडर्ड ऐसे 250 उसमें भी अप्लाई होती है। वो क्या है कि टू किधर है ये डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ, ये वाला पॉइंट, डिस्क्लोजर इज परमिटेड बाय लॉ एंड इज ऑथोराइज्ड बाय क्लाइंट। और फिर किधर था, बल्कि इसको भी छोड़ें, ये एक दूसरा पॉइंट है उसमें ये कवर हो जाता है। किधर गया, हाँ ये डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये इसको अंडरलाइन कर लें। हाँ शाबाश शाबाश। ये इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है, 114.1 इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि किन सिचुएशन में कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे अहम एग्जांपल है वो कौन सी है भला, रिक्वायर्ड बाय लॉ। जब लॉ रिक्वायर कर दे फिर लाजमी है डिस्क्लोज करना ही करना है, चाहे क्लाइंट इजाजत दे या चाहे ना दे। ये उसका फेवरेट है एग्जांपल। बाकी भी आप रीड कर लीजिएगा, कोड ऑफ एथिक्स है लेकिन वो रूटीन की है, उनमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि जो इजी रूटीन की आपने ऑलरेडी एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं उनको पढ़ा के मैं ज़्यादा टाइम लगाऊं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा टाइम, और वो एग्जाम में CFAB लेवल पे एग्जाम में भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको कोड ऑफ एथिक्स पढ़ते हुए इनमें से कोई भी पैराग्राफ ऐसा है, कोई कंसेप्ट ऐसा है, लफ्ज ऐसा जो समझ में नहीं आया और लेक्चर में डिस्कस नहीं हुआ तो आप उसको जूम मीटिंग में या व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसको नहीं पढ़ना, 114 छोड़ दें, इसको नहीं करना, 114.2 भी नहीं, छोड़ दें इसको। प्रोफेशनल बिहेवियर, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब क्या है, हमने कोई ऐसा एक्ट में इंगेज नहीं होना जिससे हमारे प्रोफेशन पे क्या कहना चाहिए उसको, गलत समझा जाए, डिसक्रेडिट हो, हरफ आए उस पे, उसकी रेपुटेशन पे, लोग उसके बारे में गलत सोचें, लोग क्या करें, गलत सोचें। चलिए जी, नेक्स्ट है सेक्शन, ये था सेक्शन 110। अब आगे चलते हैं सेक्शन 120। इस पैराग्राफ को छोड़ दें, 120.2 ये टिक करें। ये पैराग्राफ आपको बताता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की एप्लीकेशन, बल्कि ये आपको असल में पता है क्या बता रहा है, लिखा कुछ हो रहा है लेकिन असल में ये है
आपने कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, ये लिखा। क्या लिखा है? कोड कैसे सॉल्व करना है। और क्या लिखा है कि आगे चल के जब आप डिफरेंट केस स्टडीज के पैराग्राफ कोड ऑफ एथिक्स के पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, जैसे ये खास तौर पे मैंने आपको बोला है कि ये सेक्शन 410 से लेके 525 तक रीड करना है, तो इसमें जो डिफरेंट सिचुएशन डिस्कस होंगी उन सिचुएशन का स्ट्रक्चर पता है क्या है, वो सिचुएशन कैसे बनी हुई है। हेडिंग देगा एक सिचुएशन की, फिर उसके बाद क्या करेगा, 3 पार्ट्स में उसने तकरीबन हर सिचुएशन को डिवाइड किया है। किस किस पार्ट में? आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल। हर सिचुएशन को, जैसे गिफ्ट की एक सिचुएशन है, क्या ये एक एथिकल इशू वाली सिचुएशन है? गिफ्ट वाली सिचुएशन, फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं कि लॉन्ग एसोसिएशन जिनकी वजह से थ्रेट राइज होता है, एथिकल इशू है। तो कहता है कि मैं आगे चल के जितने भी एथिकल इशू इस कोड ऑफ एथिक्स में डिस्कस करूंगा और आपसे एग्जाम में पूछूंगा, उस हर एथिकल इशू की डिस्कशन इन 3 स्टेप्स में होगी। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल। मैं आपको बताऊंगा इस सिचुएशन में ये काम करने से क्या थ्रेट राइज होते हैं। फिर क्या बताएगा? फिर वो बताएगा कि इवैल्यूएट द थ्रेट्स आइडेंटिफाइड, कि ये इस सिचुएशन में थ्रेट राइज होते हैं, ये सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है, या कि इनकी सिग्निफिकेंस लो है, कम है। थ्रेट की सिग्निफिकेंस पहले क्या करेगा, डिफरेंट सिचुएशन का जितने भी सिचुएशन है जब उनको डिस्कस करेगा तो उसका तरीकाकार क्या होगा, अप्रोच क्या होगी, फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होगा। पहले इस सिचुएशन में जो थ्रेट राइज होते हैं वो बताएगा, फिर उन थ्रेट की सिग्निफिकेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो बताएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि थ्रेट हाईली सिग्निफिकेंट है या लो है। और फिर क्या बताएगा लास्ट में, उसका इलाज, क्या सेफगार्ड हो सकते हैं, क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं उस थ्रेट को रिड्यूस करने के लिए। तो ये उसका स्ट्रक्चर है किसी भी एथिकल इशू को डिस्कस करने के लिए। ये पूरे सेक्शन के अंदर ये पैराग्राफ सबसे अहम है। ये आपको केस स्टडी कोड ऑफ एथिक्स को पढ़ने में भी हेल्प करेगा और केस स्टडी को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। है सिंपल पैराग्राफ लेकिन पावरफुल पैराग्राफ है। इसको टिक करना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट 120.3 ऑनवर्ड ये छोड़ दें, ये सारी चीजें फजूल हैं, बोली मारे इनको, छोड़े छोड़े छोड़े। अब आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ है 120.6, ठीक है। अब उसने जो कंसेप्चुअल, अब क्या कर रहा है भला, जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच बताई थी ना, क्या अप्रोच बताई थी, आइडेंटिफाई थ्रेट, इवेल्युएट सिग्निफिकेंस और कोर्स ऑफ एक्शन। अब वो बता रहा है आइडेंटिफाई थ्रेट्स, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसमें 120.6 ये पैराग्राफ है, हमें ये नहीं अहम नीचे वाला, सिर्फ 120.6। जब मैं बोलूँ ना 120.6 तो इसका मतलब सिर्फ यही पैराग्राफ है, इसके अंदर जो एप्लीकेशन पैराग्राफ है वो नहीं। अगर एप्लीकेशन पैराग्राफ कोई अहम होगा वो मैं अलग से बताऊंगा आपको। चार्टर्ड क्या कह रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल। भैया जिस सिचुएशन में पड़ गए हो, मुश्किल में पड़ गए हो, देखो इसमें क्या थ्रेट आइडेंटिफाई होते हैं। ओके आगे चलें। फिर 120.6A3 ये पैराग्राफ है, इसको मार्क करें। ये क्यों अहम है वाला, इसमें उसने थ्रेट्स बताए हैं। आपको याद है, ये तो कैफ लेवल में पढ़े थे आपने। 5 थ्रेट कौन कौन से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है जरा बताइए, फिर उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं, नमाज की ब्रेक पे। बताइए सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है, कि हमारा और क्लाइंट का हमारा क्लाइंट में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे हमने क्लाइंट के शेयर्स खरीदने हैं, बेहतरीन क्लाइंट से लोन लिया है, ये भी इधर ही है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है, कि हमने क्लाइंट को कोई सब्जेक्ट मैटर जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं उसको प्रिपेयर करने में कोई हेल्प की है, यानी जिस इंफॉर्मेशन को हम वेरीफाई कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन हमने ही या हमारे किसी फर्म के साथी ने प्रिपेयर किया है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या है, क्लाइंट की पोजीशन को डिफेंड करना। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या है, क्लाइंट के साथ लड़ना झगड़ना, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारा और क्लाइंट के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप, जैसे कोई लीगल केस चल पड़ा, डिस्प्यूट राइज हो गए, लड़ाई झगड़ा हो गया, क्लाइंट खूनखार तबीयत का है और हमारा भी चंगेज खान है हमारी टीम में, ये क्या होगा, इंटिमिडेशन थ्रेट। और फेमिलियरिटी थ्रेट क्या है, फेमिलियरिटी थ्रेट ये है जब ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप हो, लड़ाई झगड़े वाला, और ये कौन सा है, यारी दोस्ती वाला रिलेशनशिप हो। फेमिलियरिटी थ्रेट जब ऑडिटर और क्लाइंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, वो आपस में
उनका फैमिली रिलेशनशिप हो, तब कौन सा थ्रेट राइज होगा? फेमिलियरिटी थ्रेट। यही पढ़ा था ना कैफ लेवल में हमने। हाँ, आइए आगे चल के इसकी एग्जांपल्स आएंगी, वो डिटेल में मैंने डिस्कस करवानी है आपको। यहाँ पे मेन कंसेप्ट बता दिया, थ्रेट आइडेंटिफाई हो गया। चलिए ऐसा करते हैं, अब इसके बाद क्या होगा भला? इवैल्यूएट थ्रेट बताएगा, फिर उसके बाद क्या होगा? एड्रेस की बात करेगा। लेकिन ये भी जनरल डिस्कशन कर रहा है, स्पेसिफिक सिचुएशन को उसने बाद में डिस्कस करना है। स्पेसिफिक सिचुएशन पता है कहाँ डिस्कस हुई है? 4A में 300 यानी 400 सीरीज, 500 6 300 में क्या है? जनरल डिस्कशन है, जनरल। लेकिन इसमें भी कंसेप्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लेते हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक, और मगरिब की नमाज के बाद यहीं से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। जी, थ्रेट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में? थ्रेट्स को वैल्यूएट करना है। वैल्यूएट करना है मतलब कि थ्रेट सिग्निफिकेंस है, हाई सिग्निफिकेंस है इसकी या लो सिग्निफिकेंस है। 210.7 ये हमने स्टडी करना है। चार्टर्ड अकाउंट आइडेंटिफाई थ्रेट कह रहा है यहाँ पे, जब थ्रेट आइडेंटिफाई कर ले तो क्या करे? उसको इवैल्यूएट करे कि क्या ये एक्सेप्टेबल लेवल यानी लो लेवल पे है या कि हाई लेवल पे है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपने नहीं स्टडी करनी है पूरा पेज, क्योंकि इसको वैल्यूएट करने के लिए जो रेलिवेंट फैक्टर है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं। यहाँ पे उसने जनरल डिस्कशन की है, केस स्टडी में वो ये डिस्कशन नहीं रिक्वायर करता। नेक्स्ट एड्रेसिंग थ्रेट। हाँ, एड्रेसिंग थ्रेट को एड्रेस कैसे करना है? आइडेंटिफाई कर लिया, एड्रेस करना है। अच्छा, एड्रेस करने के लिए भी स्पेसिफिक जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो थ्रेट टू थ्रेट वेरी करता है। कुछ थ्रेट में एड्रेस करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा, कुछ में कुछ और होगा। यहाँ पे उसने हमें ब्रॉड कैटेगरीज बताई हैं थ्रेट को एड्रेस करने के लिए। कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट डिटरमिन दैट आइडेंटिफाइड थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद फंडामेंटल प्रिंसिपल आर नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल, अकाउंटेंट शैल एड्रेस द थ्रेट। कैसे? बाय एलिमिनेटिंग देम। अकाउंटेंट शैल डू सो बाय फॉलोइंग। 3 उसने स्ट्रेटजीज बताई हैं थ्रेट को रिड्यूस करने की। पहली स्ट्रेटजी क्या है? एलिमिनेट द सर्कमस्टेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और रिलेशनशिप दैट आर क्रिएटिंग द थ्रेट। कह रहा है वो रिलेशनशिप, जैसे अगर हमारे टीम मेंबर के पास शेयर्स हैं, शेयर डिस्पोज कर दें। अगर फर्ज कीजिए कोई बिजनेस रिलेशनशिप है, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। ये पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन, अप्लाई सेफगार्ड वेयर अवेलेबल एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड टू रिड्यूस द थ्रेट। अगर फर्ज कीजिए उस रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर सकते आप, ठीक है, आप उसको, जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा कि जी फाइनेंशियल इंटरेस्ट या शेयर्स हैं और टीम मेंबर उसको डिस्पोज करने से रिफ्यूज कर देता है, तो फिर क्या करें? फिर हम सेफगार्ड्स अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? हम उसे टीम से रोटेट कर सकते हैं, हम कोई अप्रोप्रिएट रिव्यूअर को इंगेज कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी वर्क डन है वो उसका रिव्यू करे। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करना है? डिक्लाइन कर दे प्रोफेशनल, वो इंगेजमेंट ही परफॉर्म ना करे। यानी अगर किसी इंगेजमेंट में थ्रेट है, हमारे पास 3 पॉसिबल स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है? जिस रिलेशनशिप की वजह से थ्रेट है उसको खत्म कर दें। अगर इतनी खत्म कर सकते सेफगार्ड अप्लाई करें, ये भी नहीं कर सकते तो फिर इंगेजमेंट से क्विट कर दें। बाकी ये अदर पैराग्राफ स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब ये आया हमारा पैराग्राफ 120.12 22। ये आपको याद है 22 का कंसेप्ट हमने कहाँ स्टडी किया था? ये न्यूली एडेड है, इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा तसल्ली के साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। 22 का कंसेप्ट हमने कहाँ स्टडी किया था? इंटेग्रिटी में। इंटेग्रिटी में हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्टिविटी में हमने ये स्टडी किया था कि हमारे प्रोफेशनल हमें एंगेजमेंट परफॉर्म करते हुए बायस नहीं होना चाहिए हमें, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए। 2 चीजें, बायस में नहीं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं। और इन दोनों की डिटेल डिस्कशन हमारे आज के लेक्चर में है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, कह रहा है बायस की एग्जाम्पल क्या, यानी वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें बायस क्रिएट हो सकता है। बायस का मतलब क्या है? आप टिल्ट हो जाए किसी एक ओपिनियन की तरफ, किसी एक सोच की तरफ, एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ, इंडिपेंडेंटली फैक्ट्स को एनालाइज ना करे, बल्कि अपनी सोच की वजह से, अपने किसी प्रीवियस एक्सपीरियंस की वजह से, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स की वजह से आप किसी एक सिचुएशन को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेफर करें दूसरे पे। इसकी एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस क्या है? टेंडेंसी टू यूज एन इनिशियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी
अगर हमारे पास कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन आई, अब हम उसको ही फाइनल समझ रहे हैं, उसके बाद कोई दूसरी इंफॉर्मेशन अगर आई भी तो हम उसको अहमियत नहीं दे रहे। हम ह्यूमन साइकी है ना, जैसे फर्ज कीजिए दो लोगों में लड़ाई है, तो मेरे पास जो पहले शिकायत लेके आएगा मेरे जहन में ऐसे इमेज बन जाएगा कि इसके साथ ज्यादती हुई है जो पहले, हालांकि हो सकता है वो खुद वो गलत काम करके तो पहले मेरे पास आ गया हो। तो क्या ये बायसनेस होती है हम इंसानों में कि जो पर्सन हमारे पास पहले आ जाए हम उसे इनोसेंट समझते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले आ जाए हम उसे करेक्ट समझते हैं। जैसे फर्ज कीजिए मैंने क्लाइंट से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, मैंने उसे कहा फिक्स ऐसे शेड्यूल दो, उसने फिक्स ऐसे शेड्यूल दिया, उसमें कुछ गलतियां थी, ठीक है। अब उसने उसके बाद चाहे वो क्लाइंट रिवाइज करके भी शेड्यूल दे दे, फिर भी मेरे जहन में ये होगा नहीं ये इसमें कोई ना कोई गलती जरूर होगी, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी ना उसमें गलती थी। तो एंकरिंग बायस क्या है? एंकरिंग बायस ये है कि टेंडेंसी टू यूज इनिशियल पीस ऑफ, हमारे पास जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है आई, हम सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन को प्रायोरिटी नहीं देते बल्कि उस इनिशियल इंफॉर्मेशन को ही प्रायोरिटी देंगे। ये है टेंडेंसी, ये है बायस, एंकरिंग बायस। क्लियर हुए ये बात? ओके तो हमें इसका फिर क्या इफेक्ट है, हमें प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? अगर क्लाइंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन हमने वेरीफाई कर लिया, वो ठीक है, अगर उसकी वेरिफिकेशन के बाद हमें कोई ऐसी सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन मिले जो इसके बारे में कोई गलती की निशानदही कर रही हो, उस सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन को हमें इग्नोर कर देना चाहिए कि उसे कंसीडर करके इस इंफॉर्मेशन को रीअसेस करना चाहिए? बताइए। और अगर हम सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन जो हमारी इनिशियल इंफॉर्मेशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो हम कौन से बायस का शिकार है? एंकरिंग बायस। क्लियर? ऑडिटर में तो नहीं ना होना चाहिए बायस। ऑडिटर के पास अगर सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन है उसे इग्नोर करना चाहिए कि उसे भी रिसर्च करे, रिसर्च करे। क्लियर? दूसरा बायस ऑटोमेशन बायस। ऑटोमेशन बायस क्या है? देखिए ऑडिटर अपने प्रोसीजर्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजी, सिस्टम, कंप्यूटर टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो ऑटोमेशन बायस क्या है कि अगर कोई एविडेंस, अगर कोई प्रोसीजर कंप्यूटर के जरिए से, एआई के जरिए से हमारे सामने एविडेंस आया है, प्रोसीजर परफॉर्म किया है, तो हम उस पर ज्यादा रिलाय करें बनिस्बत इंसानों के। अगर एक रिपोर्ट कंप्यूटर के जरिए से, सिस्टम के जरिए से एआई ने जनरेट की है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट एज्यूम कर लें कि ये ठीक है भाई, कंप्यूटर तो गलती कर ही नहीं सकता। यह है ऑटोमेशन बायस। क्या कंप्यूटर गलती कर सकता है? यस, अगर प्रोग्रामिंग एरर हो, अगर उसमें खुद बिल्ड कर दिया जाए प्रोग्राम में कोई एरर, कोई रॉन्ग कैलकुलेशन, वर्किंग कोडिंग, तो कंप्यूटर जाहिर है वो गलत फॉर्म करेगा। और फिर एआई आजकल जाहिर है यूज करते हैं हम, तो एआई भी एरर्स कर सकता है, हेलुसिनेशन हो सकती है उसमें। तो जो भी वर्क या प्रोसीजर टेक्नोलॉजी के जरिए से परफॉर्म किया जाए, क्या उसमें गलती हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अगर हम ये अज्यूम करें नहीं कंप्यूटर जी ने जो काम किया ये तो ठीक होगा, तो ये कौन सा बायस है? ऑटोमेशन बायस। देखिए यही कह रहा है, टेंडेंसी टू फेवर आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम ऑटोमेटेड सिस्टम। चाहे ह्यूमन रीजनिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन हो, चाहे हमारे पास कोई इंसान जो है वो अदर इंफॉर्मेशन लेके आए जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो, हम कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन को अगर ट्रू मानेंगे, हमारा ऑटोमेशन बायस है। तो कंप्यूटर से जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है सिस्टम से, ऑटोमेशन से, उसको एविडेंस के तौर पे यूज करे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एविडेंस आता है जो आपका जूनियर आपके पास आता है, फॉर एग्जांपल, या क्लाइंट आके, कोई एम्प्लॉय आके ये कहता है सर पिछली दफ़ा जो है ना मुझे सैलरी ज़्यादा मिल गई थी, पेरोल शीट हमने कंप्यूटर के ज़रिए से जनरेट की, ठीक है, और सिस्टम सही वर्क कर रहा है, लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने आके कंप्लेन की सर सैलरी जो है वो गलत कैलकुलेट हुई थी मेरी लास्ट मंथ की, फिर बाद में सब्सिक्वेंटली एडजस्टमेंट हुई, क्या हमें उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देना चाहिए कि भाई कंप्यूटर तो कभी गलती नहीं कर सकता? कि कंसीडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यानी मशीन्स के वर्क को यूज जरूर करें, लेकिन उन पे ओवर रिलायंस नहीं होनी चाहिए। हमें इस कंसेप्ट, इस माइंडसेट के साथ जाना चाहिए कि इनमें भी गलती हो सकती है, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस आए उसको कंसीडर करना। दो बायस हो गए, एंकरिंग बायस और दूसरा ऑटोमेशन बायस। तीसरा क्या है? अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन, जो कंसेप्ट ऑलरेडी मेरे जहन में अवेलेबल है, ऑलरेडी मैं उसी के ऊपर यकीन करता हूं। अवेलेबिलिटी बायस, ठीक है।
क्या कह रहा है, विच टेंडेंसी टू प्लेस मोर वेट ऑन इवेंट्स आर एक्सपीरियंसेस दैट इमीडिएटली कम टू माइंड और आर रेडिली अवेलेबल देन दोज दैट आर नॉट। यानी जो इजीली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उस पर रिलाई करूंगा, जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है मैं उस पर रिलाई करूंगा, मैं फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए शायद सर्च ना करूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि अखबार था, साल के दौरान में अखबार में मैंने देखा वो ये तो हमारा एक क्लाइंट है, केमिकल था, केमिकल फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई। तो अब मेरे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल हुई उसकी बेस पे मैंने अपना माइंडसेट बना लिया कि इसमें तो इन्वेंट्री का रिस्क होगा, एनआरवी का रिस्क होगा, कुछ फिक्स एसेट भी जले होंगे, उनकी इम्पेयरमेंट का रिस्क होगा। मैं इस माइंडसेट के साथ जा रहा हूं कि इस क्लाइंट पे रिस्क क्या होगा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स का। बज़ाहिर आपको लगता है कि ये मेरी अप्रोच ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, इनमें बेशक रिस्क होगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि रेवेन्यू में भी रिस्क हो और इन्वेंट्री से ज्यादा रिस्क हो। लेकिन चूंकि वो रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है और इन्वेंट्री में रिस्क की इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं बायस्ड हो जाऊंगा कि मेरी रिस्क असेसमेंट बायस्ड हो जाएगी टुवर्ड्स इन्वेंट्री, टुवर्ड्स फिक्स। हालांकि रेवेन्यू में हो सकता है कि ज्यादा रिस्क। ये है अवेलेबिलिटी बायस, यानी जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है उसी की बेस पे आपने अपने ओपिनियन या जजमेंट को फॉर्म करना है, फर्दर इंफॉर्मेशन को सर्च नहीं कर रहे आप। अवेलेबिलिटी बायस क्लियर हुआ? ओके, तो फिर बताइए जरा एंकरिंग बायस क्या था, बताइए। ये बायस ना स्टार्ट में मिक्स होंगे तो आपने इनको बार बार रिवाइज करना है। एंकरिंग बायस क्या, तो जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बेस पे ही डिसीजन कर लिया, सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कंसीडर नहीं करना। ऑटोमेशन बायस क्या है, कंप्यूटर्स पे रिलाई करना, चाहे अदर इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आई हो उसको इग्नोर करके अगर कोई सिस्टम या रिपोर्ट्स कंप्यूटर से जनरेट हो रही है उसके ऊपर रिलाई करना, अज्यूम करना वो ठीक है। अवेलेबिलिटी बायस क्या है कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, हम उसको करेक्ट मानते हैं, उसकी बेस पे हम जजमेंट फॉर्म करते हैं और जो फर्दर एरियाज, जो अदर एरियाज में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं उनको इग्नोर करते हैं। कंफर्मेशन बायस क्या है, टेंडेंसी टू प्लेस मोर वेट ऑन इंफॉर्मेशन दैट corroborates an existing belief than information that contradicts or cast doubt on the belief। जैसे फर्ज कीजिए मैं ये समझता हूं कि हमारे क्लाइंट में जो पेरोल डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय है ना वो बहुत कॉम्पिटेंट है, ये मेरा बिलीफ है, मे बी ये बिलीफ पास्ट प्रैक्टिस से बना भी हो। अब अगर इस ऑडिट में मैं अगेन कंट्रोल्स को टेस्ट कर भी रहा हूँगा फॉर एग्जांपल, या एविडेंस इकट्ठा कर भी रहा हूँगा, मैंने इंफॉर्मेशन लेनी है, तो जो इंफॉर्मेशन मेरे उस सोच को फेवर कर रही होगी मैं उसको कलेक्ट करूंगा और जो उसको गलत साबित कर रही होगी उसको हो सकता है कि मैं क्विट कर दूं, छोड़ दूं। नॉर्मल लाइफ में भी आपने ये देखा होगा कि इंसान अमूमी तौर पे, अगर मेरी एक सोच है, मेरी सोच क्या है फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के बारे में, कि फॉर एग्जांपल कोई एक एम्प्लॉय है हमारा फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में, वो कॉम्पिटेंट है, अब उसके बारे में अगर मुझे कोई अच्छी बात पता चलेगी ना तो मैं उसको याद रखूंगा और दूसरों को भी वो बताऊंगा। और अगर उस एम्प्लॉय के बारे में जिसको मैं कॉम्पिटेंट समझता हूं कोई गलत बात पता भी चली तो प्रोबेबली मैं उसको हो सकता है इग्नोर कर दूं। यह है कंफर्मेशन बायस, कि हम उस एविडेंस पे बिलीव करना पसंद करते हैं जो एविडेंस हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता हो। जो एविडेंस हमारे एग्जिस्टिंग बिलीफ के अगेंस्ट जाता हो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि एज प्रोफेशनल क्या होना चाहिए, अगर हमारा कोई बिलीफ है उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस हमारे पास आ रहा है हमें उस एविडेंस को भी कंसीडर करना। भाई हम गलत भी तो हो सकते हैं। कंफर्मेशन बायस। नेक्स्ट, ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंकिंग बायस क्या है कि अमूमी तौर पे जब लोग ग्रुप में कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहां पे लोग उस ग्रुप की जो थिंकिंग होती है उसके अगेंस्ट जाना पसंद नहीं करते, थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं।
ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फर्ज कीजिए एक टीम की इनिशियल मीटिंग हो रही है, उसमें वो रिस्क असेसमेंट डिस्कस हो रही है। अब टीम में जितने भी लोग हैं वो सब ये कहते हैं कि जी इस ऑडिट में हमारे लाइबिलिटीज़ में कोई रिस्क नहीं है। अब एक जूनियर भी वहाँ बैठा है, उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो ये इंडिकेट कर रही है कि लाइबिलिटीज़ की अंडरस्टेटमेंट में रिस्क है। आपके ख्याल में क्या अगर वहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, 19 लोग ये कह रहे हैं कि जिसमें कोई रिस्क नहीं है, क्या जो जूनियर या 20वां पर्सन है वो ये बात वहाँ पे कहेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं है बल्कि इसमें ये रिस्क है? क्या अपोज करेगा 19 को मेजोरिटी को? हाँ, ज़्यादा चांस है कि नहीं करेगा। ये एक बायस्ड है। ये कौन सा बायस? फियर होता है ना अपोजिशन का। ये कौन सा बायस है? ग्रुप थिंक का। टेंडेंसी फॉर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल टू डिस्करेज इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज ए रिजल्ट रीच ए डिसीजन विदाउट क्रिटिकल रीजनिंग आर कंसिडरेशन ऑफ अल्टरनेटिव। कि ग्रुप जो होते हैं, अव्वल तो इसमें वो इंडिविजुअल जो है वो उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा उस डिसएग्रीमेंट को, और अगर वो करता भी है तो जो मेजोरिटी ऑफ पीपल होंगे वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ग्रुप थिंक समझ आ रहे हैं बायस? कौन कौन से बायस हैं अभी तक पढ़े हमने? एंकरिंग बायस और ऑटोमेशन बायस, अवेलेबिलिटी बायस, कंफर्मेशन बायस, ग्रुप थिंक बायस। नेक्स्ट ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस क्या है कि एक्सपीरियंस के अपने आप को ज्यादा कॉम्पिटेंट समझना, एक्सपीरियंस समझना कि भैया मैं तो इतना एक्सपीरियंस हूं, मैंने तो मुझे 3 साल हो गए हैं इस क्लाइंट का ऑडिट करते हुए, इस क्लाइंट की तो इची बिची से मैं वाकिफ हूं, ठीक है, इसमें जो भी जितने भी मसले मसाइल हैं वो मुझे सारा पता है। यह ओवर कॉन्फिडेंस। क्या आपके ख्याल में इस तरह की सोच ठीक है? नहीं हो सकता। अब ऑडिटर जाहिर है उसका नॉलेज उतना नहीं हो सकता जितना कि मैनेजमेंट का, बिजनेस के बारे में, रिस्क के बारे में। एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो नहीं हम प्रोवाइड करते ना। तो इसीलिए अगर कोई टीम मेंबर ये समझता है कि जी मैंने पिछले 3 साल में हर दफ़ा मैं ही ऑडिट एंगेजमेंट टीम का हिस्सा होता हूं, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा रिस्क असेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी जितनी हो चुकी है वो काफ़ी है, मुझे सारे सिस्टम का पता है। ये क्या है? ओवरकॉम। क्या चांसेस हैं कि कोई रिस्क कमिट हो सकता है? ये भी बस। और नेक्स्ट सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन क्या है कि टेंडेंसी फॉर ए पर्सन's एक्सपेक्टेशन टू इन्फ्लुएंस हाउ द पर्सन व्यूज ए पर्टिकुलर मैटर और पर्सन। कि कोई पर्सन कैसे भी। इस साइकोलॉजी में एक रिसर्च हुई, आपने शायद कभी सुना हो, मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूं। रिसर्च ये थी कि जैसे फर्ज कीजिए ग्रुप मैं लिख रहा हूं, ग्रुप, ठीक है, मैंने ये लिखा, क्या लिखा, ये क्या लिखा? अभी तो सिंगल वर्ड है, शायद आपने नोट कर लिया उसमें क्या गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है कोई गड़बड़? स्पेलिंग। क्या पहली रीडिंग में आपने ये नोट किया था कि इसमें स्पेलिंग में गलती है? नहीं, हालांकि एक ही लफ्ज था। अब अगर ये पूरा सेंटेंस होता या पूरा पेज होता तो आप शायद नोट भी नहीं कर पाते, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये बायसनेस होती है, टेंडेंसी होती है, आप जो पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ते हैं, ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं। रिसर्च ये थी कि अगर किसी भी लफ्ज का किसी भी वर्ड है उसका पहला अल्फ़ाबेट और लास्ट अल्फ़ाबेट अपनी प्लेस पे हो, तो दरमियान वाले अल्फ़ाबेट की पोजीशन अगर चेंज भी कर देना तो रवानी में जो इंसान है उसको बिल्कुल ठीक पड़ेगा, उसे एहसास भी नहीं होगा ये लफ्ज गलत लिखा हुआ है। तो ये क्या है कंसेप्ट, क्या रूल, क्या कंक्लूजन क्या बताया? हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम वो पढ़ते हैं जो हम पढ़ना चाहते हैं, यानी जो हमें लगता है कि लिखा होगा तो बायसनेस हो जाते हैं हम पढ़ लेते। तो बहुत कम लोग होते हैं जो होते हैं क्रिटिकल लेवल पे होते हैं कि वो अपने आप को इस बायस से अलग कर दें। यही सेलेक्टिव परसेप्शन है। क्या कि टेंडेंसी फॉर ए पर्सन's एक्सपेक्टेशन टू इन्फ्लुएंस हाउ द पर्सन व्यूज ए पर्टिकुलर मैटर और पर्सन। जैसे फर्ज कीजिए अगर मेरा आपके बारे में कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, गलत ओपिनियन है, तो मैं जब भी आपके बारे में देखूंगा मुझे आप में गलती नजर आएंगी, हालांकि हो सकता है अच्छाइयां भी हो। मैं उस मैटर को कंप्लीटली एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, उस पर्सन को कंप्लीटली एनालाइज नहीं कर सकूंगा। यह है सेलेक्टिव परसेप्शन। कुछ कुछ समझ आया? अच्छा, कुछ जगहों पे आपको लगेगा कि शायद पर जो ये बायस की एग्जांपल है ये ओवरलैप हो रही है, ठीक है, ओवरलैप हो रही है। मैंने कोशिश किया कि एग्जांपल से इनमें डिफरेंस क्लियर कर दूं। हाँ, एक रह गया, क्या? रिप्रेजेंटेशन बायस। ये कौन सा है जी?
Representation bias here, which is tendency to base an understanding on a pattern of experience, events or beliefs that is assumed to be representative. अभी आपको ये पढ़ के समझ नहीं लगेगा ये क्या कह रहा है। आपको एक बात बताता हूँ, छोटी सी बात। फर्ज कीजिए हमारा एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब वो 5 वक्त का नमाजी है, टोपी पहनता है, दाढ़ी रखी है उसने, और पिछले 5 साल से उसने कोई फ्रॉड नहीं किया, ठीक है। पिछले महीने उसने कहा सर मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, रिज़ाइन करके चला गया। उसकी जगह पे नया पर्सन फाइंड करना, इंटरव्यू हुए, और बाज़ औक़ात आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर उनकी शक्ल और सूरत मिलती जुलती होती है, कभी धोखा हो जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात जैसे आपने शायद देखा हो, बाज़ार में जा रहे हैं कहीं या किसी गैदरिंग में है, तो कोई ऐसा पर्सन आपके सामने, आपको लगता है यार ये तो इसकी शक्ल मेरे कज़न से कितनी मिलती जुलती है, ये तो उसके जैसा है। तो कंसेप्ट ये है कि अगर इंटरव्यू के अंदर कोई ऐसा एम्प्लॉय आया जिसकी शक्ल, बज़ाहिर शक्ल सूरत उस एम्प्लॉय से मिल रही है जो कि छोड़ के चला गया है, तो मेरे जहन में क्या आएगा, भाई ये उससे मिलता जुलता है, इसकी शक्ल उससे मिलती जुलती है, ये बज़ाहिर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, तो इसका मतलब है इसकी आदतें भी वैसी ही होंगी, ये उतना ही कॉम्पिटेंट होगा जितना कि वो था। इनिशियल असेसमेंट हमारे जहन में ये आता है, किसी की शक्ल देख के लगता है शक्ल अच्छी है तो इसकी आदतें भी अच्छी होंगी। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन बायस। ये कह रहा है ये लाजमी नहीं है कि ऐसा हो। तो बाज़ को आता है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए हमारा एक क्लाइंट है, उसका बिजनेस मॉडल ऐसा है जो हमने चेक किया और हमें उसमें कोई गलती नज़र नहीं आई। दूसरे क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, उसने भी एग्जैक्टली वही बिजनेस मॉडल और एसओपीज अडॉप्ट किए हुए। तो मेरे जहन में क्या आ जाएगा, भाई ये मॉडल वैसा ही है जैसा पिछले क्लाइंट का था, पिछले क्लाइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस क्लाइंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन बायस। हालांकि मॉडल चाहे सेम हो, उसको ऑपरेट करने वाले लोग तो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, उनकी कंपिटेंस भी सिस्टम को, उसके रिजल्ट को अफेक्ट करती है। तो ये रिप्रेजेंटेशन बायस क्लियर हुआ। ये सारे बायस हैं, और वो क्या कह रहा है कि हमने एज प्रोफेशनल इन बायसेस को रिकॉग्नाइज करना है और इनको अवॉइड करना है। क्लियर जी। इसके बाद जो बाकी पैराग्राफ है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दें, छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, बस ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा सेक्शन जो 100 है, ये हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। यहाँ पे 100 भी हो गया, 110 भी हो गया और 120 भी हो गया। चले 100 सीरीज तो हमारी पूरी हो गई। नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या था इसके बाद, 200 था हमारी आज के प्लान। नहीं, आज के प्लान 200 तो नहीं होना, वो तो हमने बता दिया स्कोप में नहीं। 300, चलिए 300 में चलते हैं अब हम। सेक्शन हमारा 300, 200 नहीं हमने पढ़ना। जी पॉज कीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेटअप कर लूँ। जी नेक्स्ट सेक्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 300 पार्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन प्रैक्टिस। इसमें जितने भी सेक्शन हैं वो सारे हमने डिस्कस करने हैं, लेकिन आज के लेक्चर में जो सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 300, 310। 300 में कुछ एग्जांपल्स हैं, वो भी अहम है, पढ़नी है हमने, क्योंकि वही एग्जांपल आगे चल के पार्ट 4 में डिस्कस होनी है डिटेल में। तो यहाँ पे हम उनको समझेंगे ताकि हमारी एक जो बेस है वो वहाँ पे बन जाए, और फिर सेक्शन 310 में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन एग्जांपल्स को हमने डिस्कस करना है। पहले आइए चलते हैं 300 में, पार्ट 3। इसमें स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले 300.1 इम्पोर्टेंट नहीं है, रीड करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो चीज़ें जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। ये बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा है इसका। 300.1 ये भी
नहीं पढ़ना, हाँ 300.6A1, ये हमने डिटेल में पैराग्राफ डिस्कस करना है, इसको टिक कर लीजिए। ये है क्या बेसिकली, आपको याद है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई कैसे होता है? 3 स्टेप्स में, नंबर 1 आइडेंटिफाई थ्रेट, नंबर 2 इवैल्यूएट थ्रेट, नंबर 3 अप्लाई सेफगार्ड। 3 स्टेजेस, ये जहन में रखिएगा। तो यहाँ पे अब पहली स्टेज उसको डिस्कस करने जा रहा है। ये इस पैराग्राफ के अंदर, सेक्शन के अंदर जो 300 है ना, वो हमें इन्हीं 3 स्टेजेस की डिटेल डिस्कशन करवाएगा। किन 3 स्टेजेस की डिटेल डिस्कशन करवाएगा? आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस और अप्लाई सेफगार्ड। लेकिन ये डिस्कशन होगी जेनेरिक नेचर की, ओवरऑल, ठीक है। जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल सिचुएशन में कौन कौन सा थ्रेट्स क्रिएट होता है, सेफगार्ड वगैरह, वो आपको होता है पार्ट 4 में डिस्कस किया उसने, 4A में। यहाँ पे कह रहा है बहुत सी कैटेगरीज ऑफ थ्रेट है। कौन कौन सी कैटेगरी ऑफ थ्रेट है? 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी थी? इससे पहले हमने, आपको याद है, एक पैराग्राफ में हमने इन थ्रेट्स को डिस्कस किया था, लेकिन वहां सिर्फ इनकी हेडिंग और इनकी डेफिनेशन डिस्कस की थी। इस जगह पे हम इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट याद है क्या है? कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। अब वो एग्जाम्पल्स आपको बता रहा है, ये एग्जाम्पल्स फिर बता रहा हूं आपको, अच्छे से समझना है। ये आगे केस स्टडी की शक्ल में पार्ट 4 में, एग्जाम में भी डिस्कस होगी और पार्ट 4 में भी। कह रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग ए डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है? कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्लाइंट के शेयर्स खरीदे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्लाइंट से लोन लिया है, ये क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। एक एग्जाम्पल, ये समझ आती है एग्जाम्पल? चलिए, एग्जाम्पल्स प्रोबेबली आपकी सारी आपको समझ आएगी ये, क्योंकि हमने यहाँ तो कैफ लेवल पे डिस्कस किया, यहाँ ये इजी है। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोटिंग ए लो फी टू ऑब्टेन न्यू एंगेजमेंट एंड दिस फीस इज सो लो दैट इट माइट बी डिफिकल्ट टू परफॉर्म प्रोफेशनल सर्विस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। ये क्या है? जिसको हमने अंडरकटिंग का नाम देते थे, कि प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज करना क्लाइंट को एक्वायर करने के लिए, इतनी कम फीस चार्ज करना कि वो हमें वारा ही नहीं खाती, हम उसमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट सारी पूरी नहीं कर सकते, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते। कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग ए क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद ए क्लाइंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्लाइंट के साथ या क्लाइंट के किसी डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय के साथ पार्टनरशिप है, जॉइंट वेंचर है, बिजनेस रिलेशनशिप है। कौन सा थ्रेट? सिचुएशन समझ आ रही है? अगर ये सिचुएशन समझ आ रही है तो समझ लीजिए कि आप वो जो रीडिंग असाइनमेंट मैंने आपको दिया ना, वो आसानी से कर लेंगे। इन सिचुएशन को उसने उसमें पार्ट 4 में डिस्कस किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दैट माइट बी यूज्ड फॉर पर्सनल गेन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है क्लाइंट की हमारे पास, हम इसको पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आया। Chartered accountant discovering a significant error when evaluating the result of previous professional service provided by a member of the accountant's firm। यानी हमारी फर्म के किसी और मेंबर ने प्रीवियसली सर्विस प्रोवाइड की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसमें एरर नजर आए। अब अगर एरर बताएंगे तो लोग समझेंगे ये फर्म कॉम्पिटेंट नहीं है, इसको तो ये तो गलतियां करती है, आओ इसको छोड़ो किसी और से ऑडिट करवाते हैं, किसी और से नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज हासिल करते हैं। कौन सा थ्रेट आया? अच्छा, इसमें सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी आता है, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीवियस सर्विस परफॉर्म की है उसको वैल्यूएट कर रहा है। मे बी सेल्फ रिव्यू थ्रेट में भी इसकी एग्जांपल हो, ठीक है, वरना एग्जांपल नहीं भी है तो जब डिटेल डिस्कशन आएगी ना इसकी, तो इसमें आप देखेंगे सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी राइज कर रहा है और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ रिव्यू की एग्जांपल देखिए, क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट इशूइंग एन एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम। यानी आईटी सिस्टम पे एश्योरेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर। क्या हम जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा हमारे अदर सब्जेक्ट मैटर भी हो सकते हैं? अदर सब्जेक्ट मैटर भी हो सकते हैं। तो वो कहता है कि आपने क्लाइंट का एक आईटी सिस्टम खुद इंप्लीमेंट किया है और उस इंप्लीमेंट करने के बाद खुद ही सब्सिक्वेंटली उसको वैल्यूएट कर रहे हैं, तो जिस पर्सन ने खुद काम किया हो, क्या वो उसी काम को खुद सब्सिक्वेंटली वैल्यूएट कर सकता है? नहीं कर सकता। कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। Chartered accountants having prepared the original data used to generate records that are the subject matter of assurance engagement। यानी क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है जिस डाटा की बेस पे, जनरल लेजर ट्रायल बुक्स की बेस पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेस पे, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कौन मेंटेन कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद ही। यानी एक ही फर्म, एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट का की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन कर रहा है और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है उनको ऑडिट भी कर रहा है।
तो टेक्निकली स्पीकिंग वो अपने काम का खुद रिव्यू कर रहा है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हुआ। एग्जांपल्स क्लियर है, समझ आते हैं? ओके। एडवोकेसी थ्रेट क्या है? जब क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड किया जाता है थर्ड पार्टी के सामने, ये एडवोकेसी थ्रेट कहलाता है। वो कब किया जाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ और शेयर्स इन ए क्लाइंट। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट, अच्छा ये नहीं कह रहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अपने क्लाइंट के शेयर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि वो क्या कह रहा है, उसको प्रमोट कर, लोगों को कह रहा है भैया इस क्लाइंट के शेयर्स खरीदो, ऐ भाई इस क्लाइंट के शेयर्स खरीदो। क्लाइंट के प्रमोटर के तौर पे काम कर रहा है, कोई प्रमोशनल अरेंजमेंट होगी उसकी क्लाइंट के साथ। एडवोकेसी थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट का मतलब क्या है? हम अपने क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू को थर्ड पार्टी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको अपना इंडिपेंडेंट या न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ दें और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट किया जाए, सपोर्ट किया जाए। जो इसकी क्लासिक एग्जांपल है ना, वो ये वाली एग्जांपल है। सेकंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्टिंग एज एन एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट इन लिटिगेशन और डिस्प्यूट विद थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टी के साथ डिस्प्यूट हुआ, एफबीआर के साथ डिस्प्यूट हुआ है और ट्रिब्यूनल में जाके, कोर्ट में जाके अब वो अपील फाइल कर रहे हैं कि सर ये देखिए, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही क्लाइंट का एडवोकेट के तौर पे इस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में। तो जब चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर अपने क्लाइंट का वकील बन जाता है, थर्ड पार्टी के सामने क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है, उसको डिफेंड करता है अपने क्लाइंट को, तो कौन सा थ्रेट आ गया? क्योंकि वो क्लाइंट का वकील बन गया, उसकी वकालत कर रहा है। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉबिंग इन फेवर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट। लॉबिंग फॉर्म होती है ना, इंटरनेशनली भी हमने जब अपना कुछ मौकफ जो है उसको प्रेजेंट करना होता है तो कुछ लॉबिंग फॉर्म की खिदमात हासिल करती हैं, वो पॉलिटिशियन के साथ मिलती हैं, प्रमोट करती हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को, हमें अच्छा बताती हैं दूसरे लोगों की नज़रों में। तो अगर सीए फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लॉबिंग करें अपने क्लाइंट की, तो ये भी एडवोकेसी थ्रेट की एग्जांपल। फैमिलियरिटी थ्रेट कब अराइज होगा? जब चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई क्लोज या इमीडिएट फैमिली मेंबर क्लाइंट में एम्प्लॉय है, फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा। और कब फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा? व्हेन a director or officer of client or an employee in a position to exert significant influence over subject matter of engagement having recently served as the, यानी ये क्या कह रहा है, पास में एंगेजमेंट पार्टनर था, इस वक्त क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया उसने, ये वो सिचुएशन है, समझ आइए? पास में कौन था? एंगेजमेंट पार्टनर या टीम मेंबर था हमारा, रिसेंटली उसने क्या किया है, क्लाइंट को ज्वाइन कर लिया। तो जब हमारे लोग जाएंगे कौन सा थ्रेट राइज होगा? फैमिलियरिटी थ्रेट। और भी थ्रेट राइज होंगे, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हो सकता है, इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज हो सकता है, लेकिन यहां पे जो उसने ज्यादा थ्रेट जिसकी एग्जांपल में इसको हाईलाइट किया वो क्या? फैमिलियरिटी थ्रेट। नेक्स्ट, एन ऑडिट टीम मेंबर हैविंग ए लॉन्ग एसोसिएशन विद द ऑडिट क्लाइंट। लॉन्ग एसोसिएशन का मतलब क्या है? कई सालों तक एक ही क्लाइंट का हिस्सा बन के काम करते रहे, ये लॉन्ग एसोसिएशन। ये सारी जो सिचुएशन मैं आपके सामने एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं ना, फिर बता रहा हूं, ये सारी एग्जांपल आगे चल के पूरा सेक्शन बनेगी और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन है। कहां वाला? ये सारी एग्जांपल आगे चल के किस जगह पे डिटेल सेक्शन बनेगी, पैराग्राफ बनेगी, वो जो रीडिंग असाइनमेंट आपको दिया उसमें आप देखेंगे यही एग्जांपल डिटेल में डिस्कस हुई है, ठीक है, जो बाद में मैंने डिस्कस करनी है। ये नहीं मैं कह रहा कि मैं डिस्कस नहीं करूंगा, करनी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं पहले आप लोग खुद रीड कर लें। जितना काम आप खुद कर सके उतना अच्छा है, मेरे लिए भी आसानी है और आपके लिए भी अच्छा। जो चीज़ इंसान खुद समझ ले वो ज़्यादा अरसे तक उसके ज़हन में रहती है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल हु इज बीइंग कंसीडर्ड टू सर्व एज एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर एज ए सेफगार्ड टू एड्रेस ए थ्रेट हैविंग ए क्लोज रिलेशनशिप विद एन इंडिविजुअल हु परफॉर्म द वर्क। हमारा जूनियर टीम फॉर एग्जाम्पल मैनेजर है, उसके काम का रिव्यू करना है। अब ये पूरी सिचुएशन फर्म के अंदर ही है। फर्म के अंदर देखिए फैमिलियरिटी थ्रेट कैसे राइज होता है। मैनेजर का काम रिव्यू किया पार्टनर ने, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आया। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर फर्ज कीजिए पार्टनर का दोस्त है। क्या आपके ख्याल में जो क्वालिटी रिव्यूअर है वो अच्छे से रिव्यू कर सकेगा वर्क परफॉर्म का? नहीं। अगर वो एंगेजमेंट पार्टनर या मैनेजर का दोस्त है तो फिर फैमिलियरिटी थ्रेट, यारी दोस्ती होगी ना उनके। ये भी यानी क्लाइंट के साथ भी हमारे किसी टीम मेंबर का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कोई पर्सनल, और क्वालिटी रिव्यूअर के साथ भी नहीं होना चाहिए, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर के साथ। नेक्स्ट, इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्या आपको पता है? जब क्लाइंट और राइटर के दरमियान में नेगेटिव रिलेशनशिप को इंटिमिडेट कर सके, एक दूसरे को प्रेशराइज करे, थ्रेट करे एक दूसरे को,
चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग थ्रेटन्ड विद डिसमिसल फ्रॉम ए क्लाइंट। एग्जांपल क्या है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को थ्रेट किया जाए, ओ भाई ओ ये तुझे पता नहीं क्लाइंट बड़ी मुश्किल से हमने गिरा है, तुम उसके साथ जाके सीएफओ के साथ आर्गुमेंट करके लड़ाई कर आए हो। तो ऐसा करो कि सीएफओ के पास जाके मिलो, उसे माजरत भी करो और जो वो कह रहा है उसकी बात मान लो, वरना आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब ये क्या है? इंटिमिडेशन। इससे हमें ये बात सीखने को मिली कि लाजमी नहीं जो इंटिमिडेशन है वो क्लाइंट की तरफ से आए, ठीक है, वो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर या कोई सीनियर टीम मेंबर भी हमें इंटिमिडेट कर सकता है और क्लाइंट का पॉइंट ऑफ व्यू मांगने पे मजबूर कर सकता है, क्योंकि क्लाइंट डायरेक्ट हमें प्रेशराइज नहीं करेगा। क्लाइंट क्या करेगा? वाया पार्टनर आएगा या सीनियर टीम मेंबर। चार्टर्ड अकाउंटेंट फीलिंग प्रेशर टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ क्लाइंट बिकॉज क्लाइंट हैज मोर एक्सपर्टीज ऑन द मैटर इन क्वेश्चन। यानी जब वो टीम मेंबर है, फर्ज कीजिए इंश्योरेंस सेक्टर में जो क्लाइंट का सीएफओ उसका 20 साल का एक्सपीरियंस है और हमारा मैनेजर जो है उसको कोई 3 साल हुए अभी क्वालिफिकेशन किए और उसने अभी सिर्फ 1-2 क्लाइंट्स जो है वो उस सेक्टर में किए। क्लाइंट का सीएफओ सीईओ है वो जो मोर एक्सपीरियंस्ड होगा, तो हमारा टीम मेंबर जो फ्रेश पर्सन है क्लाइंट के पुराने बाबे के सामने, वो जो बाबा इन दी पॉजिटिव सेंस कह रहा हूँ, नेगेटिव सेंस नहीं कह रहा, मतलब जो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, वो जिनकी ग्रिप है उस टॉपिक के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, उसके साथ जब आर्गूमेंट कर रहा होगा, कहीं पे डिसएग्रीमेंट आया, अपने आप को फील करेगा कि नहीं कि शायद मैं गलत हूँ, क्योंकि ये मेरे सामने इतना तजर्बेकार बंदा बैठा है, इसको तो सारी उम्र गुजरी है इस क्लाइंट में, ये सही कह रहा होगा। तो अपने आप को साइकोलॉजिकली अंडर प्रेशर फील करना, ठीक है। बाज़ औक़ात दूसरे लोग रियलाइज भी करवाते हैं, आप तो हमारे बच्चे हैं, आपको क्या पता काम कैसे होता है। तो ये क्या होगा? साइकोलॉजिकली अपने आप को अंडर प्रेशर फील करना, इंटिमिडेशन थ्रेट। Next, chartered accountant being informed that a planned promotion will not occur unless accountant agrees with inappropriate accounting treatment. अब ये भी अगेन वो प्रीवियस वाले से मिलता जुलता है कि पहले था इसने कि अगर आपने एग्री नहीं किया तो आपको हो सकता है फायर कर दिया, डिसमिस कर दिया जाए। अब यहाँ पे क्या थ्रेट है? अगर आपने एग्री नहीं किया तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगी, बोनस नहीं मिलना। तो इसमें हालांकि सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इन्वॉल्व है, बोनस प्रमोशन, लेकिन असल में ये देखें कि उसको नेगेटिवली यूज किया जा रहा है एज प्रेशर टैक्टिक्स, कि अगर आपने एग्री नहीं किया तो कोई बोनस नहीं मिलना। अगर यूं बात स्टेटमेंट होना, सर आप एग्री कर लें आपको बोनस मिलेगा, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट की तरफ जा रहा है डायरेक्टली। और अगर यूं कहा जाए अगर आपने एग्री नहीं किया तो बोनस नहीं मिलेगा, ये इंटिमिडेशन की तरफ जा रहा है। हालांकि इस सिचुएशन में दोनों थ्रेट राइज होते हैं, लेकिन आपको पता है उसने जो ज्यादा क्लियर है थ्रेट, उसकी एग्जांपल में इसको फिट किया। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग एक्सेप्टेड ए सिग्निफिकेंट गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट। अच्छा, अगर क्लाइंट से गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले, ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, इसमें थ्रेट राइज होता है। तो इंटिमिडेशन कहां से आ गया? वो आगे आया क्या कि गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्लाइंट ने उसकी वीडियो बना ली। अब क्लाइंट क्या कह रहा है? एंड थ्रेट दैट एक्सेप्टेंस ऑफ दिस गिफ्ट विल बी मेड पब्लिक। सर हम सारी दुनिया को बता देंगे आप हमसे गिफ्ट एक्सेप्ट करते रहे हैं। ऐसा हाफी भाई मेरे खिलाफ प्रोग्राम किया ना तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा मेरे से तुमने कितने प्लॉट लिए हैं। क्या है? इंटिमिडेशन थ्रेट। जब वैसे धमकी के बगैर प्लॉट देता रहूं मैं आपको, ये क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। जी भाई, तो बताइए क्या ये थ्रेट समझ आए? ये थ्रेट्स क्यों जरूरी हैं भला सारे समझना? एक एक एग्जांपल, कोई कुछ पैराग्राफ तो मैं आपको कह रहा हूं निकाल लो, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं जिनकी एक एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहा हूं। जैसे ये, इसके एग्जांपल को क्यों डिस्कस किया? क्योंकि आगे चल के कोड ऑफ एथिक्स का जो मेजर पोर्शन है वो इन्हीं एग्जांपल की डिटेल डिस्कशन है। थ्रेट आइडेंटिफाई हो गए। अब देखें 300 में वो क्या कर रहा है? वो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करना सिखा रहा है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई होता है? 3 स्टेप्स में। आइडेंटिफाई करो थ्रेट को, एवेल्युएट करो और सेफगार्ड। आइडेंटिफाई कर लिया थ्रेट्स को, उसने थ्रेट की एग्जांपल के साथ बता दिया कि कौन कौन से थ्रेट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, किन सिचुएशन में थ्रेट आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इवैल्यूएट द थ्रेट। थ्रेट को वैल्यूएट करना है। तो आइए थ्रेट को वैल्यूएट करते हैं, लेकिन इसमें भी आपने कुछ नहीं करना। हालांकि थ्रेट को वैल्यूएट करता जाते हैं, लेकिन इसमें कोई रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, निकालते जाएं थ्रेट वैल्यूएशन को। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, टाइम है तो, जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जब वैल्यूएशन करवाएगा ना, वो स्पेसिफिक सिचुएशन देके वैल्यूएशन करवाएगा, और किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है, उस थ्रेट की वैल्यूएशन किन फैक्टर्स की बेस पे होगी, ये कहां लिखा होगा?
पार्ट 4 में, जहाँ पे वो थ्रेड डिटेल में डिस्कस होगा वहाँ लिखा होगा। तो यहाँ पे हमें जनरल डिस्कशन पढ़ने की जरूरत नहीं, उसने पूछनी नहीं है। जनरल डिस्कशन, किसी भी कंसेप्ट की जनरल डिस्कशन बेहतर है स्पेसिफिक एग्जाम में जो पूछता है वो। फिर एड्रेसिंग थ्रेट, हालांकि एड्रेसिंग थ्रेट भी मैं स्किप कर सकता था, क्योंकि ये भी सेम क्या आगे चल के पार्ट 4 में हर सिचुएशन के साथ उसने ये थ्रेट कैसे एड्रेस होगा लिखा है, ये थ्रेट कैसे एड्रेस होगा लिखा है। लेकिन इसके सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन में डिस्कस करो, क्यों? क्योंकि ये आगे चल के इन्हीं में से वो सेफगार्ड बताएगा। थ्रेट के जो वैल्यूएशन के फैक्टर थे ना वो डिफरेंट थे, जो जहां पे जनरल डिस्कशन हुई है वो कुछ जनरल डिस्कशन थी, उसमें वो चीजें डिस्कस नहीं कर रहा था जो पार्ट 4 में अप्लाई होती है। आइडेंटिफिकेशन थ्रेट में पार्ट 4 के साथ लिंक था, वो मैंने पढ़ाया एग्जाम्पल के साथ। इवैल्यूएशन थ्रेट में पार्ट 4 के साथ लिंक नहीं था, नहीं पढ़ाया, वो है भी जनरल डिस्कशन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम नहीं है। लेकिन एड्रेसिंग थ्रेट ये भी पार्ट 4A के साथ लिंक है इसका, इसलिए इसको भी पढ़ा रहा हूं। क्या है जी थ्रेट, क्या क्या सेफगार्ड हो सकते हैं पॉसिबल? किसी भी थ्रेट, अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं किसी भी थ्रेट में, तो उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या सेफगार्ड हो सकते हैं? नंबर 1, assigning additional time and qualified personnel to required task when an engagement has been accepted might address a self-interest threat। जैसे हमारा एक टीम मेंबर था, उसने क्लाइंट के शेयर्स लिए थे, तो क्या करें? असाइन एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सोनल, उसको साइड पे कर दें, उसकी जगह पे किसी एडिशनल पर्सन को अपॉइंट कर दें। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर फर्ज कीजिए हमने क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लिया है, डेडलाइन बहुत ही टाइट है, तो क्या करें? एडिशनल टाइम ले क्लाइंट से। फिर हैविंग एन एप्रोप्रिएट रिव्यूअर हु वाज नॉट ए मेंबर ऑफ दैट टीम टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म्ड और एज एडवाइस नेसेसरी माइट एड्रेस ए सेल्फ। जैसे सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट की क्या एग्जांपल थी कि क्लाइंट के जो डाटा सब्जेक्ट मैटर है यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें जो डाटा यूज होना है वो डाटा टीम मेंबर ने बनाया हो, प्रिपेयर किया हो। इसका क्या सेफगार्ड हो सकता है? क्वालिटी रिव्यूअर वो देख ले कि क्या हमने ड्यू वेरिफिकेशन किया कि नहीं उस डाटा की। और भी सेफगार्ड हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि डाटा प्रिपेयर करने वाला यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने वाली टीम अलग हो और ऑडिट वाली टीम अलग। ये भी सेफगार्ड, ये अगला सेफगार्ड यही है, यूजिंग डिफरेंट पार्टनर्स एंड टीम्स विद सेपरेट रिपोर्टिंग लाइंस फॉर द प्रोविजन ऑफ नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज। ये उसी की डिटेल एग्जांपल आ गए, मोर स्पेसिफिक एग्जांपल आ गई कि अगर क्लाइंट को कोई भी, ये आप देखेंगे क्लाइंट को जब भी नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है ना हमारे ऑडिट क्लाइंट को, तो उसमें एक कॉमन सेफगार्ड होता है। क्या? ये सबसे ज्यादा प्रोबेबली जो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज में आपको सेफगार्ड मिलेगा ये वाला, कि अगर आप अपने ऑडिट क्लाइंट को इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज का रिजल्ट हो सकता है आपके ऑडिट को अफेक्ट करे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज हो सकता है। तो इसमें क्या करना है, हमने दोनों सर्विसेज अलग पार्टनर परफॉर्म कर रहे हो, इसमें फिर भी फर्म तो हालांकि सेम है, तो थ्रेट खत्म नहीं होगा लेकिन काफी हद तक कम हो जाएगा। यानी इमेजिन करें कि एक क्लाइंट हमारे पास आया, चाहे अनलिस्टेड कंपनी है, उसने कहा सर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी प्रिपेयर करें और उसके ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट भी दें, ऑडिट भी करें। दोनों एंगेजमेंट्स की अलग अलग फीस मिलेगी आपको। तो लिस्टेड कंपनी होती है तो हम कभी भी, सॉरी लिस्टेड नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी होती है, पब्लिकली ट्रेडेड एंटिटी होती, तो हम इसको एक्सेप्ट ना करते। लेकिन अनलिस्टेड है, हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो थ्रेट रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन वाला काम अलग, वेरिफिकेशन वाला काम अलग टीम करेगी, ये बता रहा है। फिर इन्वॉल्विंग अनदर फर्म टू परफॉर्म और रीपरफॉर्म पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट माइट एड्रेस सेल्फ इंटरेस्ट। बात का ऐसा होता है हमारे पास एप्रोप्रिएट रिव्यूअर नहीं होता हमारी फर्म में। अगर एप्रोप्रिएट रिव्यूअर नहीं है हमारी फर्म में तो क्या करें? रिव्यू करवाए ही ना, किससे करवाएं? किसी और फर्म से। डिस्क्लोजिंग टू क्लाइंट्स एनी रेफरल फी और कमीशन अरेंजमेंट। अगर आप अपने क्लाइंट को रेफर करते हैं थर्ड पार्टी के पास और थर्ड पार्टी से फीस लेते हैं, तो इसका मतलब आप अपने क्लाइंट को जो मशवरा दे रहे हैं हो सकता है उसके पीछे आपकी नेक नीति ना हो बल्कि कमीशन हो। तो क्लाइंट को इस तरह की चीजें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। और याद रखिए जनरल रिक्वायरमेंट है कि जब कभी एथिकल थ्रेट, सिग्निफिकेंट एथिकल थ्रेट राइज होता है ना, कोड ऑफ एथिक्स भी रिक्वायर करता है इसको, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी, तो हमने सिग्निफिकेंट थ्रेट से 2 चार्ज भी गवर्नेंस के साथ डिस्कस करने होते हैं।
ये तो उसने स्पेसिफिक एग्जांपल दिया ना सिर्फ रेफरल फी या कमीशन के केस में। याद रखें बाकी सिचुएशन में भी, किसी भी सिचुएशन में अगर सिग्निफिकेंट एथिकल थ्रेट, एथिकल इशू राइज हो तो हमने दो चार्ज गवर्नेंस के साथ उसको डिस्कस करना है कि सर ये थ्रेट हुआ, उसको रिड्यूस करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमने ये स्टेप्स अप्लाई किए हैं, बताइए आप मुतमिन है या मजीद कोई स्टेप्स को अप्लाई करने की जरूरत है। ठीक है, अगर डायरेक्टर मजीद कोई काम कहे तो फिर वो उसको भी, अगर कम करने को कहें वो नहीं मानेंगे, ज्यादा करने को कहें कर सकते हैं। फिर सेपरेट टीम्स डीलिंग विद मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल, अगर कॉन्फिडेंशियल मैटर है, कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है, जैसे हमारे दो क्लाइंट्स के दरमियान में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में ये तकरीबन हर एग्जांपल में ये सेफगार्ड एप्लीकेबल है। ये उसने वो सेफगार्ड आपको बताए हैं जो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस पे अप्लाई होते हैं। अगर आप इनको समझ गए हैं तो इसका मतलब है आप इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो पार्ट 4A में सिचुएशन पढ़ेंगे उनमें सेफगार्ड को आसानी से पिक करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीडिंग करनी पड़ेगी ज़्यादा क्योंकि वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया होता है उन्होंने, लेकिन जैसे जैसे रीडिंग करते जाएंगे इंशाल्लाह समझ आती जाएगी। तो ज़रा बताइए, क्या हमने आइडेंटिफिकेशन थ्रेट की सिचुएशन पढ़ ली? फिर इसके बाद हमने इवैल्यूएशन थ्रेट की सिचुएशन पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ ली? नहीं, वो नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी? वो स्पेसिफिक फैक्टर्स पढ़ने हैं वैल्यूएशन के। फिर क्या कोर्स ऑफ एक्शन सेफगार्ड स्टडी कर लिए? क्या हर सिचुएशन में जितने भी सेफगार्ड एलिमेंट होते हैं वो सारे पढ़े हमने, कि जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो पढ़े? मोस्ट कॉमन पढ़े। आइए अब इसके बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फारग है, ये कम्युनिकेशन वगैरह कोई जरूरत नहीं है इसको। ये 260 265 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी नहीं है, वरना मैं रिपीट भी कर देता। चलिए, ये हमारा सेक्शन 300 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट। अब हमारा आज का लास्ट टारगेट रह गया, वो क्या है? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 100 भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, 300 भी हो गया, लास्ट कौन सा रह गया? 310। 310 किस चीज से रिलेट करता है? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या? मफादात का टकराव। ठीक है, वैसे तो हर इंसान को ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए जिसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता हो। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? मेरा फायदा तो आपका नुकसान, और आपका फायदा तो मेरा नुकसान, यह है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या एक टीचर को एक स्टूडेंट के साथ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एंगेज होना चाहिए कि टीचर का फायदा हो तो स्टूडेंट का नुकसान, स्टूडेंट का फायदा हो तो टीचर का नुकसान? जैसे फॉर एग्जांपल कल पेपर है और मैं यहाँ पे कुछ बैठा हूँ और मुझे चाय की तलब हो रही है, तो मैं इस भाई से कहूँ, इस भाई का कल पेपर है, तैयारी कर रहा है, यार जा एक कप चाय तो ला दे मेरे को। अब ये क्या, अब बेचारा रिस्पेक्ट करता है, ना भी करने जोगा नहीं है, लेकिन जाने को भी दिल नहीं कर रहा। यह है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये नहीं जाता तो मेरे दिल में गलत बात आएगी, भाई मेरी इसने बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, तो पेपर देखता फिर देख तुम्हारे पेपर के बाद क्या हाल करता। ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर चला जाता है तो फिर क्या, इसकी अपनी स्टडीज, अपना कैरियर इफेक्ट होगा। यह है छोटी सी एग्जांपल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। किसी भी प्रोफेशनल को कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एंगेज नहीं होना। इसकी एक एग्जांपल आपने कंपनी लॉ में भी शायद पढ़ी होगी कि एक डायरेक्टर है, वो कंपनी के साथ अगर उसकी कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसे ऐसी ट्रांजैक्शन को अवॉइड करना है जिसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। यानी डायरेक्टर का फायदा है तो कंपनी का नुकसान, कंपनी का फायदा है तो डायरेक्टर। जैसे कंपनी को अगर कोई प्रॉपर्टी चाहिए और डायरेक्टर उस प्रॉपर्टी के पास मिलती जुलती प्रॉपर्टी है और वो कंपनी को प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, बताइए कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं? कैसे भला? डायरेक्टर चाहेगा मुझे ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले प्रॉपर्टी की, और कंपनी जिसने खरीदा इस प्रॉपर्टी को वो क्या चाहेगी? कम से कम मिले। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। यानी एक पार्टी का फायदा तो दूसरी का नुकसान ही होता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या ये फर्म्स को भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फेस करना पड़ता है? यस, बिल्कुल फेस करना पड़ता है। वो कैसे? दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये एग्जांपल बहुत सी हैं, लेकिन सारी एग्जांपल को सम अप करेंगे ना तो दरमियान में से दो एग्जांपल निकलेगी। नंबर 1, सीए फर्म के दो क्लाइंट्स हैं। याद रखें, ये बाजुकात ऑडिट क्लाइंट्स होंगे, बाजुकात अदर क्लाइंट्स होंगे। ऑडिट क्लाइंट हो रहा है, क्लाइंट हो रहा है। जैसे अगर मैं इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे एश्योरेंस रिपोर्ट देता हूं, ये मेरा ऑडिट क्लाइंट है। लेकिन अगर ये दूसरी कंपनी है, इसने किसी मेरे से एडवाइस ले रही है,
कि सर आप मुझे बताइए, मैंने एक कंपनी को खरीदना है, जरा बताइए मैं किस प्राइस पे खरीदूं। अब अगर मैं इनको दूसरी कंपनी की शेयर वैल्यूएशन करके एक एस्टिमेटेड प्राइस देता हूं, ये मेरा क्लाइंट तो है लेकिन ऑडिट क्लाइंट नहीं है। तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल्स को पढ़ते हुए और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के पास्ट पेपर के क्वेश्चंस को समझते हुए आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्लाइंट और कंसेप्ट है, ऑडिट क्लाइंट और कंसेप्ट है। केस स्टडी के अंदर आपने नोट करना है इसको, इससे आपको सिचुएशन को समझने में और हैंडल करने में हेल्प होगी। क्लाइंट और चीज, ऑडिट क्लाइंट का मतलब हम ऑडिट कर रहे हैं, क्लाइंट का मतलब हम कोई और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब फर्ज कीजिए, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल क्या है? ऑडिट फर्म का किसी एक क्लाइंट के साथ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारा फायदा तो उसका नुकसान, इसका फायदा हमारा नुकसान, ये भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और दूसरी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन क्या होगी? जब दो क्लाइंट्स होंगे फर्म के, फर्म दरमियान में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फर्म के दो क्लाइंट्स हैं, इनका आपस में कोई इस तरह की डीलिंग चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और हम परेशान हैं। यार ये दोनों हमारे क्लाइंट है, भाई इसको फेवर करें कि इसकी फेवर करें? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कंसेप्ट समझ आया? अब वो एग्जाम्पल डिस्कस कर लें जो पास्ट पेपर में टेस्ट करता है, पूछता है, जिसकी बेस पे केसेस बनाता है। ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अहम है और ये इस पॉइंट से भी अहम है कि बाज़ औक़ात क्या करता है ICAP, इस पैराग्राफ में से केस स्टडी बनाता है और स्टूडेंट समझ रहे होते हैं ये केस स्टडी 4A में है, क्योंकि इसमें ऑडिट क्लाइंट का जिक्र कर रहा होता है ना। स्टूडेंट फिर इस केस स्टडी को कहाँ ढूंढते, इस सिचुएशन को कहाँ ढूंढते हैं? 4A में, हालांकि क्वेश्चन कहाँ पे है? 300। तो इसलिए इन सिचुएशन को आपने बड़े अच्छे से पढ़ना और समझना है, ताकि केस स्टडी में जैसे अगर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आए तो आपको पता हो ये तो सेक्शन 300 में। अगर 300 की सिचुएशन हुई और आप 4A में चले गए, जो कि कमेंट्स, एग्जामिनर कमेंट्स बताते हैं कई बच्चे इसमें ट्रैप हो जाते हैं, तो फिर मार्क्स 0 है। पेपर फिर अच्छा हो जाएगा अपनी तरफ से, लेकिन मार्क्स क्या होंगे? 0। क्यों भाई? आप पिक ही नहीं कर सके कि ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो आइए जरा वन बाय वन स्टडी करते हैं। इनमें 310.4 ये जो पैराग्राफ है ना, ये कमाल का इंपॉर्टेंट है। इसके साथ तो भाई 2-3 टिक लगा ले। एग्जाम्पल्स पढ़ें। अच्छा, इंटरेस्टिंगली उसने एग्जाम्पल दिया आपको, एक होम असाइनमेंट भी चले, और उसने ये सारी एग्जाम्पल्स बताई हैं कि इन एग्जाम्पल्स में कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ऐसा ही है। लेकिन उसने कोई स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बताया कि आप इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, नहीं बताया। आगे पढ़ के देख लीजिएगा, नहीं बताया। और इस एक और बात आपको बता दूं, इस 310 में सिर्फ यही पैराग्राफ अहम है आपके लिए, एक ही पैराग्राफ अहम है, ठीक है। बाकी वैसे डिस्क्लोजर और कंसेंट वाला भी मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोड़ दे। पता नहीं क्यों मुझे याद आ रहा है कि एक दफा कोई पुराना क्वेश्चन है, उसमें उसने डिस्क्लोजर एंड कंसेंट में से क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आप 310.4 ही कर लें बस, ठीक है। लेकिन ये एहतियातन फिर भी आपको मैं बता देता हूं, एक पैराग्राफ हो सके तो इसको रीड कर लीजिएगा। ये थ्रेट्स क्रिएटेड बाय कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसका ये पैराग्राफ, ये कुछ सिचुएशन में ये सेफगार्ड है, ठीक है। ये पढ़िएगा 310.8 A2 एंड A3, ये कुछ सेफगार्ड है, ये ऑलरेडी हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा। और डिस्क्लोजर एंड कंसेंट, इसमें बताया जब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो आपने डिस्क्लोज करना है, लेकिन ये स्पेसिफिक सिचुएशन को एड्रेस करते हुए, यानी एक आपको असाइनमेंट दे रहा हूं मैं। अगर तो आप वो असाइनमेंट कर लेते हैं तो आपको ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये दोनों पैराग्राफ। कौन से दोनों पैराग्राफ? वरना आपने दोनों पैराग्राफ पढ़ने अगर असाइनमेंट नहीं करते, ठीक है। फिर से इस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले में सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा है? जिसमें एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एग्जाम्पल्स के बाद उसने हर एग्जाम्पल के साथ नहीं बताया कि इस एग्जाम्पल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जाम्पल के लिए कौन सा थ्रेट होगा,
हर एग्जाम्पल के साथ उसने नहीं बताया, लेकिन बाद में चल के उसने ये दो बड़े सेफ गार्ड बताए हैं, ये दो बड़ी कैटेगरीज, एक ये वाले सेफ गार्ड जो 310.8A2 में है और दूसरा क्या है A3 में। ठीक है, यानी चलिए थोड़ा सेफ खेलते हैं। आपने करना क्या है, एग्जाम्पल्स पढ़नी है जो भी मैं पढ़ाने लगा हूं, समझाने लगा हूं, फिर उसके बाद 310.8 ये पैराग्राफ पढ़ना है, थ्रेट क्रिएटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, फिर डिस्क्लोजर एंड कंसेंट ये पढ़ना है। असल में इसमें कुछ डिटेल में उसने सेफगार्ड डिस्कस किए हैं, लेकिन मुझे ये पैराग्राफ पता है क्यों पसंद नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी को भी रीड कर लीजिएगा, लेकिन मुझे ये पैराग्राफ इसलिए पसंद नहीं है कि उसने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की 10 एग्जाम्पल दे दी, उसके बाद 4, 5, 6 सेफगार्ड उसने बता दिए, लेकिन ये बताया ही नहीं कि कौन से वाला सेफगार्ड किस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए रेलिवेंट है। ठीक है, हालांकि वो ज्यादातर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, तो आप उनको रीड कर लें थ्रेट्स जो सेफगार्ड है, लेकिन मैं अभी जो आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको साथ साथ ही स्पेसिफिक सेफगार्ड भी आपसे पूछता रहूंगा, हम डिस्कस करते जाएंगे। क्यों डिस्कस करते जाएंगे भला? क्योंकि स्पेसिफिक उसने डिस्कस नहीं किया, एग्जाम में पूछ सकता है। डन। तो 310 का सेक्शन का स्ट्रक्चर क्या है, इसने कुछ एग्जांपल्स बताई हैं और फिर उसके बाद उन एग्जांपल के जनरल सेफगार्ड बताए हैं, जो पढ़ लें आप तो अच्छी बात है, लेकिन हम इसको कैसे पढ़ेंगे, एग्जांपल्स पढ़ेंगे और हर एग्जांपल के कोई दो तीन स्पेसिफिक सेफगार्ड डिस्कस करते जाएंगे। स्टार्ट करें जी। ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाएं। इसमें मेरे ख्याल में बाकी तो सिर्फ रीडिंग हल्की सी कर ले, लेकिन जो सबसे अहम पैराग्राफ है जो मैं आपको मार्क करवाना चाहता हूं वो है 310.4A1। ये जान है इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के। इसमें से फिर बता रहा हूं, आप भी सोच रहे कितनी दफा सर बताएंगे, बस जब तक आप पक्के ना हो जाए इस बात पे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल सुनिए। पहली एग्जांपल, प्रोवाइडिंग ए ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विस टू ए क्लाइंट सीकिंग टू एक्वायर एन ऑडिट क्लाइंट where the firm has obtained confidential information during the course of the audit that might be relevant to the transaction। यानी हमारा एक ऑडिट क्लाइंट है, सिचुएशन को ज़रा समझिए प्रैक्टिकली ये, क्योंकि अब एग्जाम में ना वो सिचुएशन क्रिएट करके आपको थ्रेट पूछेगा। ये मेरा ऑडिट क्लाइंट है, मैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्या मेरे पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी? ये एक दूसरी कंपनी आ गई, ये मेरी ऑडिट क्लाइंट नहीं है, ये अलग है। ये आके मुझे क्या कहने लगी, सर मैंने आपके ऑडिट क्लाइंट को खरीदना है, मुझे एडवाइस कीजिए इसे खरीदूं कि ना खरीदूं, किस प्राइस पे खरीदूं। अब इसमें एथिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकती है जो दूसरी पार्टी की विलिंगनेस टू एक्वायर को अफेक्ट करे। जैसे हो सकता है मुझे पता हो कि कंपनी के माली हालात बहुत ही खराब है, अंदर खाते, बैंक्स ने इनको कह दिया हुआ कि आइंदा इनको उन्होंने रोल ओवर नहीं करना लोन, और ये बात और किसी को नहीं पता, लेकिन हमें पता है, हम ऑडिटर थे। अब अगर ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो इस कंपनी की एक्विजिशन के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है या किस प्राइस पे एक्वायर करना है उसको अफेक्ट कर सकती है, मुझे इसे बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, ये सवाल है। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या अगर मैं इनको बता देता हूं तो इनका फायदा हो गया और मेरे ऑडिट क्लाइंट का नुकसान, और अगर नहीं बताता क्या इसके शेयर अच्छी कीमत पे बिक जाएंगे और उस पार्टी, ये क्या है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। भाई समझ आई ये सिचुएशन? बताइए फिर इसका सेफगार्ड आई क्या आपने नहीं बताया, आप बताइए इसका सेफगार्ड क्या हो सकता है। नंबर 1, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों पार्टीज को डिस्क्लोज कर दें, डिस्क्लोजर का था ना, कि सर आपकी कंपनी की जो एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन है ना उसमें हम एडवाइजर हैं इसके, इसको भी बता दें और इनको भी बता दें, सर जिस कंपनी को आप एक्वायर करने जा रहे हैं आपको पता नहीं पता है या नहीं पता, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है बताना, हम उसके ऑडिटर हैं। ये डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि दोनों कंपनी को। अगर कोई एक कंपनी एतराज करे तो क्या करें फिर?
ट्रांजैक्शन छोड़ दें, या तो ऑडिट क्लाइंट छोड़ दें या एडवाइस, बल्कि एडवाइजरी बेहतर है छोड़ दें, ठीक। और फर्ज कीजिए अगर किसी को एतराज नहीं है, फिर क्या करें? फिर दोनों टास्क के लिए सेपरेट टीम हो। जो टीम ऑडिट, फर्म चाहे सेम है, लेकिन जो टीम ऑडिट कर रही है एडवाइजरी सर्विसेज वो टीम नहीं बल्कि दूसरी टीम प्रोवाइड करे। भाई समझ आ रहा है आपको? सिचुएशन समझ आई कि नहीं पहले ये बताएं, और फिर इसके बाद थ्रेट सेफगार्ड भी दोनों समझ आए। ओके, आगे चलते हैं। दूसरी एग्जांपल, इसको टिक लगा ले, समझ आ गई तो। प्रोवाइडिंग एडवाइस टू 2 क्लाइंट्स। अच्छा, अब नोट करें यहां पे 2 क्लाइंट्स का वर्ड लिखा है, 2 ऑडिट क्लाइंट्स नहीं लिखा। प्रोवाइड तो हो सकता है आगे चल के वो एक्सप्लेन करेगा इनमें से कोई ऑडिट क्लाइंट है या नहीं, कोई एक है या दोनों है। दोनों तो नहीं होंगे वरना वो ऑडिट क्लाइंट का वर्ड। प्रोवाइडिंग एडवाइस टू 2 क्लाइंट्स एट द सेम टाइम where the clients are competing to acquire the same company and the advice might be relevant to parties competitive position। अब क्या है? अब देखिए, इस कंपनी को एक्वायर करना चाहते हैं ये भाई भी और वो भाई भी। ये एग्जांपल पिछली से डिफरेंट है, ये हमारी ऑडिट क्लाइंट नहीं है, हमारे पास इसकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अगर तो ये पार्टी आके हमसे कहती सर हम इस कंपनी को एक्वायर करना है, शेयर वैल्यूएशन कर दें, हम कहते हैं ओके, कोई थ्रेट राइज नहीं होता। क्यों थ्रेट राइज नहीं होता? क्योंकि ये हमारा ऑडिट क्लाइंट नहीं है। पहली वाली सिचुएशन में क्यों थ्रेट राइज हुआ था? अब नहीं ऑडिट क्लाइंट, इसने आके बोला। यहां तक तो क्लियर है। प्रॉब्लम कब राइज हुई? ये भाई भी आए और वो भाई भी, वो कंपनी दूसरी कंपनी भी आ गई, उसने भी कहा सर हम भी इसी को एक्वायर करना चाहते हैं। अब एक कंपनी को 2 अदर कंपनीज एक्वायर करना चाहती हैं। जी कंपनी है, इसको कंपनी ए भी एक्वायर करना चाहती है, बी भी, दोनों हमारे पास आ गई। मुझे बताइए क्या दोनों कंपनीज को हमें सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर एक कंपनी को एडवाइस करेंगे, सब्जेक्ट मैटर सेम है ना, तो हो सकता है दूसरी कंपनी जो है वो, उसको नुकसान हो जाए, वो अफेक्टेड पार्टी हो जाए, क्योंकि दोनों का मकसद एक है, एक एक्वायर कर। क्या मशवरा देना चाहिए दोनों को? देना चाहिए? नहीं देना। क्या सेफगार्ड हो सकते हैं? क्या सेफगार्ड हो सकते हैं? वो कोई मूवी मुझे याद आ गई सीन उसका, वो खातून थी, तो हीरो नंबर 1 भी इंगेजमेंट करना चाह रहा था, हीरो नंबर 2 भी इंगेजमेंट करना चाह रहा था, और दोनों एक ही गुरु के पास पहुंच गए मशवरा लेने के लिए। मशवरा दें, क्या करे? गुरु को मशवरा देना चाहिए, कैसे करे? ए को मशवरा दे के बी को, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। गुरु के लिए तो दोनों ही एक बराबर है। यह है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में फर्म को? क्या करना चाहिए? क्विट कर दे, किसी एक को क्विट कर दे, ये एक सेफगार्ड है, बिल्कुल है। अब इसके अलावा मजीद सोचे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर दे किसी ना किसी तरीके से? दोनों को अच्छा मशवरा दिया जा सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? दोनों को कम्युनिकेट कर देना चाहिए, डिस्क्लोज कर देना चाहिए। इसी वजह से उसने डिस्क्लोजर का अच्छा खासा पैरा ऐड किया। ऐसी सिचुएशन में फर्म क्या करेगी? कंपनी ए को भी डिस्क्लोज कर देगी, ए कंपनी ए, आप कंपनी जी को एक्वायर करना चाहती है ना, तो ठीक है हम आपको हेल्प करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इस दूसरे पर्सन को भी हेल्प कर रहे हैं। अगर कभी आप हमें इनके साथ देखें तो फिर माइंड नहीं करना, अगर आपको कोई इतराज है तो बताएं। अगर दोनों कंपनी में से किसी एक को भी इतराज हुआ तो क्या करना है? किसी एक कंपनी को रिलेशन टर्मिनेट कर देना। अगर वो कहते हैं ठीक है सर हमें पता है कि आप उसे भी अच्छा मशवरा देंगे, हमें भी अच्छा मशवरा, हमें कोई इतराज नहीं है, तो फिर क्या करें? कंटिन्यू करें। लेकिन इस सिचुएशन में क्या करना है? फिर टीम्स अलग अलग हो, उसको मशवरा देने वाले लोग अलग हो, उसका मशवरा देने वाले लोग अलग हो। भाई पॉइंट समझ आ रहा है? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ आ गया क्या था इसमें राइज होता? ट्रिकी सिचुएशन है ना, थोड़ी घुमाने वाली है, लेकिन एंड पे अगर आपको समझ लगे कि इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों अराइज हो रहा है, तो फिर आपने समझ लिया, इसको केस स्टडी को समझ लिया आपने। फिर चलिए तीसरा पॉइंट, प्रोवाइडिंग सर्विस टू ए सेलर एंड ए बायर इन रिलेशन टू द सेम ट्रांजैक्शन। अच्छा, 2-3 सिचुएशन ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मिलती जुलती लगती है, ये उनमें से नहीं है, वैसे मुझे याद आया, मैंने बताया। प्रोवाइडिंग ए सर्विस टू ए सेलर एंड बायर इन रिलेशन टू द,
सेम ट्रांजैक्शन, क्या कहना चाह रहा? सेलर को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बायर को भी, दोनों को। ठीक है, इन भाईजान ने अपनी गाड़ी बेचनी है, इन्होंने खरीदनी है, ठीक है, ये कह रहे हैं सर मेरी गाड़ी तो बिकवा दें, और ये क्या कह रहे हैं, सर वो अच्छी सी गाड़ी खरीद। बायर, अब देखें अगर ये पार्टी दोनों को सर्विस प्रोवाइड करे, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहां पे है? बायर चाहेगा मुझे कम से कम प्राइस में मिले, सेलर क्या चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्राइस। क्या करना चाहिए इसमें? बेहतर है अवॉइड कर लें इसको, तो रिफ्यूज ही कर लें, किसी एक के साथ काम करें ना। ये नॉर्मल अक्सर हमारे जो रियल एस्टेट बिजनेस है ना, उसमें एग्जांपल होती है। अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करने वाले का भी डीलर एक ही हो, सेल करने वाला के भी डीलर वही हो, उस सूरत में थ्रेट राइज होता है। अमूमी तौर पे अगर प्रॉपर्टी की डीलिंग्स होती है, क्या है, बायर का डीलर और सेलर का और होता है कि सेम होते हैं? डिफरेंट होते हैं। बाय, ठीक है, और वो आपस में फिर निगोशिएशन करते हैं। बायर वाला अपने को एडवाइस देता है कि आपने किस तरीके से निगोशिएशन को लेके चलना है, सेलर वाला अपने एडवाइस देता है। तो एट द सेम टाइम हम बायर और सेलर दोनों को एडवाइस दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बायर चाहेगा कम से कम प्राइस, सेलर चाहेगा ज्यादा से ज्यादा। ये उसने नहीं पूछी हुई, ये ऊपर वाली दो एग्जाम्पल उसने पास्ट पेपर में पूछी हुई है, ये बार बार पूछी है, नोट कर ले, ये उसने नहीं पूछी हुई इतनी। वैल्यूएशन ये भी नहीं पूछी। प्रिपेयर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स फॉर टू पार्टीज हु आर इन एडवर्शियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द एसेट, पूछी नहीं हुई लेकिन बहरहाल करनी है, पूछ सकता है। हु आर इन एडवर्शियल पोजीशन, अच्छा इसके साथ एक मिलती जुलती और भी एग्जांपल थी, ये representing two clients in the same matter who are in legal dispute with each other such as during divorce proceeding or the dissolution of partnership। अच्छा अब ये देखिए वैल्यूएशन ऑफ एसेट। फर्ज कीजिए पार्टनरशिप है, ये दोनों एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, दोनों के एक एग्जांपल से। पार्टनरशिप है, उसमें 5 पार्टनर हैं या 2 पार्टनर है, 2 पार्टनर के साथ। अब एक पार्टनर दूसरे से अलग होना चाह रहा है, कह रहा है बड़ा अच्छा टाइम आपके साथ गुजरा, लेकिन अब मैं दुबई शिफ्ट हो रहा हूं, मेरा जितना भी हिस्सा बनता है वो आप हिस्सा कैलकुलेट करके मुझे दे दीजिए। अब यहां पे मुझे बताइए, पार्टनरशिप के जितने भी एसेट्स होंगे उनकी वैल्यूएशन होगी, फर्म की नेट एसेट की जो वैल्यू होगी उसके लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना पैसों की। अब यहां पे दोनों पार्टीज हैं, कौन कौन सी? 2 पार्टी, वो एडवर्शियल पोजीशन में। कैसे? क्योंकि एक पार्टी को पैसे वैल्यूएशन की रिपोर्ट की बेस पे पैसे मिलने हैं और दूसरी पार्टी ने पैसे देने हैं। तो जो आउटगोइंग पार्टी है वो क्या चाहेगी, उसका इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूएशन ज्यादा से ज्यादा हो, और जो एग्जिस्टिंग पार्टी है जो बिजनेस कंटिन्यू कर, इसका क्या सोच होगी, कम से कम। हो गया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी यही है कि अगर ये दोनों, फर्ज कीजिए कि इनके दरमियान में ये तो अभी अच्छे तरीके से अलग अलग हो रहे हैं ना, फर्ज करें सिर्फ उनका इंटरेस्ट का कन्फ्लिक्ट है, लेकिन कोई लड़ाई, फर्ज करें लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है और दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर देते हैं। अब पार्टनर ए भी कह रहा है हमारी फर्म को, सर आप पिछले 10-12 सालों से हमारी कंपनी का सारा रिकॉर्ड वगैरह जो है वो देख रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं, आप ऐसा कीजिए कि इस मैटर में हमारी तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट हो। उन्होंने बताया कि हमारा रिकॉर्ड नीट एंड क्लीनर, शेयर इतना ही बनता है। अब दूसरा पार्टनर भी कहेगा, सर आपको पता ही है पिछले 10-12 साल से आप हमारे बिजनेस को के अकाउंट्स को, सिस्टम को देख रहे हैं, और मुझे जो ड्यू शेयर है, बिजनेस की सेल्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे शेयर कम मिल रहा है, तो आप ज़रा मेरी तरफ से कोर्ट में प्रेजेंट होकर गवाही दीजिए कि मेरा शेयर मुझे कम मिला और अभी शेयर मजीद बनता है। ये क्या अगर लीगल प्रोसीडिंग हो जाए तो फिर क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये डिवोर्स वाली भी उसने एग्जांपल दिया, ये पाकिस्तान में तो नॉर्मली ऐसा नहीं, फॉरेन कंट्रीज में आपको पता है जब सेपरेशन होती है ना, तो उनके जो एसेट्स होते हैं उनकी डिवीजन होती है, ठीक है, वो फीमेल राइट्स के ऊपर काफ़ी रेगुलेशंस हैं उनके, तो वो उनमें से हिस्सा मिलता है, वाइफ को भी हिस्सा मिलता है सेपरेशन पे। तो उस सूरत में अमूमी तौर पे चूंकि उस सेपरेशन से पहले एक ही फैमिली थी, और एक ही फैमिली का जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली लॉयर होता है, तो अकाउंटेंट भी एक होता है,
तो फिर जब सेपरेशन होती है तो दोनों पार्टीज की ये ख्वाहिश होती है कि हमारा केस ये फर्म जिसके साथ ऑलरेडी पास्ट में कई सालों से डीलिंग है ना, ये हमें प्रेजेंट करे। तो उस सूरत में हमारे लिए ये मसला हो जाता है कि पार्टी ए को प्रेजेंट करे कि बी को, क्योंकि दोनों की एक दूसरे के साथ जो पोजीशन है कंफ्लिक्टिंग। क्या करें ऐसी सिचुएशन में, बताएं, सेफगार्ड बताएं। डिस्क्लोज चले, वो यहाँ पे इतना अहम नहीं है, वो तुमको पता ही होगा। अब दोनों को रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक पार्टी का भी वकील वही और दूसरी पार्टी का भी वही। क्या कर, किसी एक को क्विट करना। ठीक है। नेक्स्ट, इन रिलेशन टू ए लाइसेंस एग्रीमेंट प्रोवाइडिंग एन एश्योरेंस रिपोर्ट फॉर ए लाइसेंसर ऑन द रॉयल्टीज ड्यू व्हाइल एडवाइजिंग द लाइसेंसी ऑन द अमाउंट्स पेएबल। ये तो हमने एग्रीडेबल प्रोसीजर में भी इस तरह की एग्जांपल पढ़ी थी, लाइसेंस रॉयल्टी कैलकुलेट करने ना। केएफसी वाले हमें ये कहते हैं, यूएसए वाले, भाईजान हमें नहीं पता चलता उधर यूएसए में बैठ के कि इधर कितने बर्गर बिकते हैं, हमने तो हर बर्गर के ऊपर 50 रुपए लेने हैं। आप जरा कैलकुलेट कीजिए कि क्या हमारा इतना ही शेयर बनता है जितना हमें बेच रहे हैं। अब इधर लोकल वाले भी क्या कह रहे हैं, लोकल वाले कह रहे हैं सर हमने रॉयल्टी पे करनी है, आप जरा हमारे बन के अकाउंटेंट बन के आप कैलकुलेशन कीजिए। अब दोनों पार्टीज की नीड अलग अलग है। जिसने रॉयल्टी पे करनी है वो क्या चाहेगी, कम से कम, और जिसने रॉयल्टी वसूल करनी है तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है वो समझ आ गए। सेफगार्ड क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? डिस्क्लोज कर दें जनरल, इसीलिए ये डिस्क्लोजर वाला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो उसने एंड में डिस्कस किया है कि इन लगभग मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में वो जो नीचे सेफगार्ड है ना, जो डिस्कस हो, जो हमने आपसे कहा रीड कर लीजिएगा, वो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट, advising a client to invest in a business in which, for example, spouse of chartered accountant has a financial interest. चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाइफ थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सारी उम्र की सेविंग वो थे 60-70 लाख, उसने एक कंपनी के शेयर इन्वेस्ट कर लिया, स्टार्टअप था उसमें इन्वेस्ट कर लिया। अब स्टार्टअप जो है ना वो ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन अब वाइफ भी परेशान है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी परेशान है। अब लेकिन एक इन्वेस्टर आ गया, इन्वेस्टर ने कहा सर जरा मुझे एडवाइस कीजिए कि इस स्टार्टअप में मैं इन्वेस्टमेंट करूं कि ना करूं, बताइए क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये एडवाइस देनी चाहिए कि नहीं? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज होता है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे राइज होता है, क्यों, रीजन वाई? हाँ, क्योंकि उसका फाइनेंशियल, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ये चाहेगा कि भैया ये जो बड़ी पार्टी आई है ये स्टार्टअप में इन्वेस्ट करे, क्योंकि इन्वेस्ट करेगा कंपनी ग्रो करेगी, उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगी। ये है इसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इससे पहले वाली एग्जांपल में अगर आप देखें ना तो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दो अदर पार्टीज का एक दूसरे के साथ था ज्यादातर। यहां पे क्या है, ऑडिट फर्म का किसी दूसरी पार्टी के साथ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेंबर। क्या करना चाहिए? नंबर 1, एडवाइस प्रोवाइड ना करें। नंबर 2, डिस्क्लोज कर दे कि सर मैं आपको एडवाइस देने को तैयार हूं अगर आपको मंजूर हो, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि मेरी वाइफ का इंटरेस्ट है इसमें फाइनेंशियल। अगर उसको फिर कोई एतराज नहीं है तो कंटिन्यू करें, एतराज है और अगर एतराज नहीं भी है तो जब एडवाइस देता है तो कंसल्टेशन कर ले, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को रिव्यू करवा दे कि सर देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इंटरेस्ट की वजह से बायस डिसीजन दे दिया हो, क्योंकि ये एश्योरेंस सर्विस नहीं है ना तो इसमें रोक टोक नहीं है। कन्फ्लिक्ट होने के बावजूद भी अगर पार्टी मंजूर करती है ना दूसरी पार्टी, आप वो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ऑडिट एंगेजमेंट तो नहीं है, ऑडिट एंगेजमेंट तो हमें स्टैंडर्ड बोलते हैं, लॉ बोलता है कि ना कि ऐसे काम नहीं करने। नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में, एडवाइजरी कंसल्टेंसी में तो ऐसे ही रोक टोक नहीं है। इसमें हम पार्टीज को डिस्क्लोज करते हैं, उनकी कंसेंट लेते हैं, अगर वो कंसेंट दे दे तो फिर ये कंफ्लिक्ट वाले काम भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, providing strategic advice to a client on its competitive position while having a joint venture or similar interest with a major competitor of the client. Competitor of the client. हमने
फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर किया हुआ है गूगल के साथ, ठीक है, जॉइंट वेंचर किया हुआ हमने कोई गूगल के साथ, और ओपन एआई आके हमसे कहते हैं सर हमें जरा हमारी स्ट्रेटजिक पोजीशन, आजकल पोजीशन हमारी डाउन जा रही है, सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, जरा हमें एडवाइस कीजिए कि हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए अपने बिजनेस मॉडल में, स्ट्रेटजीज में, क्या इस तरह की एडवाइस हमें देनी चाहिए ओपन एआई को? क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि उसका जो कंपेटिटर है उसमें हमारा इंटरेस्ट है, उसके साथ हमारा कोई जॉइंट वेंचर चल रहा है, तो हम जानबूझ, रिस्क क्या है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम जानबूझ के उसको गलत एडवाइस दे सकते हैं ओपन एआई को, ताकि मजीद डूब जाए, हमारा क्लाइंट को कोई खतरा ना हो। नेक्स्ट, एडवाइजिंग ए क्लाइंट। अच्छा, क्लाइंट, ऑडिट क्लाइंट नहीं लिखा, केस स्टडी में आपने ये ज़हन में रखना है, ये सोचना है, ये देखना है, हाईलाइट करना है कि केस स्टडी के अंदर जिस कंपनी की बात कर रहा है वो ऑडिट क्लाइंट है या नहीं। एडवाइजिंग ए क्लाइंट ऑन एक्वायरिंग ए बिजनेस विच द फर्म इज आल्सो इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग। भाई तुम इसको खरीदना चाह, अभी अब देखें, पहली वाली एग्जांपल के साथ फर्क रखें। पहली वाली एग्जांपल थी ये हमारा ऑडिट क्लाइंट है, और कोई दूसरी कंपनी हमारे ऑडिट क्लाइंट को एक्वायर करना चाहती है और वो हमसे मशवरा ले रही है, तो इसमें क्या इशू था? कॉन्फिडेंशियलिटी का। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंपनी की है, वैल्यूएशन में हम वो पास ऑन कर सकते हैं उसको। अब ये वाला केस डिफरेंट है, इसमें क्या है भाई, ये हमारा ऑडिट क्लाइंट नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये कंपनी इसको एक्वायर करना चाहती है, ये कंपनी एक्वायर करना चाहती है, लेकिन फर्म भी इसी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है, ये केस डिफरेंट है। अब वो दो लोग गुरुजी के पास नहीं आया, एक ही है, गुरुजी मशवरा दें, गुरु कहे मैं खुद इसी चक्कर में समझ नहीं आ रही क्या करूं, मिसाल दे रहा हूं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि पहले दो क्लाइंट्स का आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, अब फर्म का क्लाइंट के साथ करें, ये सिचुएशन समझे, समझ आ रही है बात की? अब क्या आपके ख्याल में अगर फर्म खुद इस क्लाइंट को एक्वायर करना चाहती है तो क्या वो ऐसी कंपनी को अच्छी एडवाइस दे सकेगी जो उसी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो अगर डिस्क्लोज भी कर दें तो फिर भी नहीं बनता सर्विस प्रोवाइड करना। एडवाइजिंग ए क्लाइंट ऑन बाइंग ए प्रोडक्ट or service while having a royalty or commission agreement with a potential seller of that product or service। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है? क्लाइंट को एडवाइस, ए क्लाइंट भैया आपने जो एसी बाय करने हैं ना वो इस कंपनी से बाय कर लें। क्यों भला? इसलिए नहीं कि इस कंपनी के एसी बड़े अच्छे हैं, इसलिए कि ये कंपनी हर एसी जो हमारा क्लाइंट रिकमेंड करते हैं तो हमें कमीशन देती है। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं? कैसे है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? कि कमीशन हासिल करने के चक्कर में हम गलत एडवाइस दे सकते हैं उसको। तो ये सारी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की एग्जांपल समझ आई है? अगर इन एग्जांपल को खोल के केस स्टडी की शक्ल बना के आपके सामने रख दे तो पहचान लेंगे कि एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला केस है कि 4A वाला केस है, पहचान लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर आपने जब ये समझ आ गई तो इसके बाद फिर आपने एहतियातन रीड कर लेना है। किसको रीड कर लेना है? ये 310.8 A1, ये थ्रेड्स क्रिएटेड बाय कन्फ्लिक्ट, यहां से लेके इस पैराग्राफ से लेके ये पैराग्राफ भी और ये भी, ये सारे पैराग्राफ पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर एंड कंसेंट भी ले लेना है। क्यों? डिस्क्लोजर एंड कंसेंट में कॉमन सेफगार्ड है, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कॉमन सेफगार्ड है डिस्क्लोजर एंड कंसेंट। क्यों भला कॉमन सेफगार्ड है? क्योंकि आप देखें लगभग हर सा इक्का दुक्का के अलावा हर सिचुएशन के अंदर वो कहता है जब आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो जिस रीजन की वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पार्टी को डिस्क्लोज करें और उनसे पूछ लें। अगर दोनों पार्टी को कोई इतराज नहीं है तो फिर एंगेजमेंट कंटिन्यू करें। अगर किसी एक पार्टी को भी इतराज है तो फिर क्या करें? यानी पहले डिस्क्लोज करना है दोनों पार्टीज को और दोनों पार्टी से कंसेंट लेनी है। अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर भी गलत किया। अगर कंसेंट में एक पार्टी ने कंसेंट दी दूसरी ने नहीं दी तो फिर क्या करें? किसी फैसला करें, एक को रखना है एक को क्विट करना है, एक पार्टी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करना। डिस्क्लोजर एंड कंसेंट का कंसेप्ट समझ आ गया? इसमें इतना ही कंसेप्ट है, बाकी उसने डिटेल बहुत डिस्कशन किया कि स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी हो, जनरल भी हो सकता है। बस एक दफा पढ़ने काफी है जिंदगी में इस डिस्कशन को। मेन कंसेप्ट बस आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां पे कह रहे हैं देखे व्हेन एक्सप्लिसिट कंसेंट इज रिफ्यूज, जब रिफ्यूज तो क्या करें?
एंड आर डिक्लाइन प्रोफेशनल सर्विसेज, खत्म कर दें। और कॉन्फिडेंशियलिटी ये भी पढ़ना है कि अगर अलाउ हो जाए, दोनों पार्टी अलाउ कर दे, अगर तो कोई एक पार्टी ना कर दे तो फिर क्या करना है, खत्म। और अगर दोनों पार्टीज अलाउ कर दें तो एंगेजमेंट परफॉर्म करनी है, तो फिर भी एक चीज का ध्यान रखना है, वो किसका, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे इंश्योर कर सकते हैं, दोनों टीम्स अलग अलग रख के, दोनों का आपस में इंटरेक्शन ना हो, फाइलिंग अलग अलग हो, ऐसे। कुछ कुछ बात समझ आई आपको? चलिए, ये थी हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सेक्शन। तो इसके बाद अब यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, रीड करना है, ये जरूर कर ले। अगर ये आपने कर लेना रीड, मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। 410 और 520, और इंशाल्लाह आसानी के साथ रीड कर सकते हैं। एक दो सिचुएशन में शायद आपको मुश्किल होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन आप आसानी से रीड कर लेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी देखिए, हम कंसेप्ट डिस्कस करें, पास्ट पेपर की तरफ नहीं आए। पास्ट पेपर हमारा फोर्थ लेक्चर में हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। ये आज हमारे 2 लेक्चर हुए हैं, ठीक है। तीसरे लेक्चर में भी पास्ट पेपर नहीं होंगे, सिचुएशन डिस्कस होंगी, फिर फोर्थ में पास्ट पेपर डिस्कशन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो आज फ्राइडे इवनिंग, नेक्स्ट लेक्चर हमारा कब होना है, मंडे इवनिंग इंशाल्लाह, ठीक है, 2 दिन के बाद। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।